कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चालू को बैठिए बैठिए, आवाज बढ़ाना। बैठो भैया। तो शायद पहली बार मुलाकात हो रही है। धीमे बोल लो। नहीं बगल आया कर रही। चलिए, एकदम पास ही तो है। ठीक, चलिए। तो भैया बहुत सारा नमस्कार। और मेरा नाम सुमित शुक्ला है और मैं विज्ञान पढ़ाता हूं और तकनीकी भी। अच्छा, जानते हो? हम कनवा फाड़ डालो तुम्हें। ठीक। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भैया बहुत सारा नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये बैच नंबर 3 है। कब से पढ़ रहे हो आप लोग? 5 महीने, दिसंबर से। अच्छा, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, आ गया अप्रैल। हाँ, अभी अभी जहां शांत होंगे अपने आप आ जाएगी। आधा तो आप बोल रहे हो ना भैया, थोड़ा आवाज और थोड़ा बढ़ा सकते हो, बढ़ा लो। इसमें मंजू सर पढ़ा रहे थे। अच्छा, अजीश सर और भरत सर आए कि नहीं अभी? अच्छा, अभी नहीं आए। अच्छा, आके खत्म हो गया। अच्छा, बचा 50। चलिए, अच्छा, ठीक। तो ये गले वाला पहन के आना पड़ता है। अच्छा। ठीक, बैठो भैया पीछे से। ए समलिया, बैठ जाओ, बैठो। अभी क्या आ रहे हो? टाइम से आए करो। बहुत सारा आशीर्वाद बेटा, खुश रहो खुश रहो। ठीक है, गलती करके पैर छू लो बस, खाली कुछ नहीं कहूंगा। ठीक, बैठो बैठो, मैं अध्यापक हूं, बैठो। ऐसे नहीं। ये कौन आ गया? मैं भी पढ़ाता हूं, है ना? हाँ, चलिए। थोड़ा पहले आ गया हूँ क्या मैं? 2 बजे की क्लास है ना, तो थोड़ा आते हैं टाइम से। चलिए, तो चलिए, आज की जो क्लास है ये शुरुआती क्लास है, केवल इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास होती है। तो कॉपी वॉपी नहीं लाए हो? अच्छी बात। तो यार थोड़ा स्लो कर लेना। हम भाई भगवान का जिक्र भाग जाएंगे हम। ठीक है, पागल कर दे रहे एकदम से। मजाक कर रहा हूँ, बोलो जितना बोलना है ना? चले, तो हाँ, बैठो भैया। आवाज नहीं सुनाई दे रही है? अभी सुनाई देगी। थोड़ा जो पीछे वो सिस्टम सही हो जाए ना। अब इससे अधिक हमारे पास माइक नहीं है बढ़ाने का भैया, इससे बड़ा सुविधा नहीं है ना, जो है यही है। तो अभी जैसे आप लिखना शुरू करोगे अपने आप आवाज से मामला सेट हो जाएगा। बस खाली थोड़ा पीछे वाले सुधार कर ले भैया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, चलिए शुरुआत करते हैं। लिखिएगा विज्ञान और तकनीकी, लिखिएगा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिंदी भाषा है ना ये? ठीक, लिखिएगा विज्ञान और तकनीकी। लिखिएगा विज्ञान और तकनीकी। तो थोड़ा सा इनकी स्ट्रेटजी पर बातचीत कर लेते हैं कि आखिर हमारे पास विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में बीपीएससी की डिमांड क्या है? 2 स्तर पर हम इससे परिचित होते हैं। एक होता है सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस, और ये मुलाकात करता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और एक होता है प्रौद्योगिकी
यानी कि अप्लाइड फॉर्म ऑफ साइंस एंड, तो उसे कहेंगे प्रौद्योगिकी। इसकी मुलाकात होती है मेंस एग्जामिनेशन में। टोटल 150 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रदान होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जिनमें से 27 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से, यानी कि लगभग कई बार 24 भी देखे गए हैं और कई बार 30। दो परीक्षाएं, यानी कि नंबर 69 और नंबर 17, इसमें सवालों की संख्या थोड़ी कम हुई है और 26 और 25 के सवाल आए। इससे पहले क्रमशः 30 प्रश्न आया करते थे, यानी कि 2-3 प्रश्न इन्होंने थोड़े कम कर लिए और उसे किसी और विषय में ऐड ऑन कर लिया। परंतु इतिहास के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इतिहास से करीब 35 सवाल और साइंस से करीब करीब 30 के आसपास या उससे थोड़ा कम। दूसरा बिहार स्पेशल से लगभग 25-30 और करंट अफेयर से लगभग 25-30। तो 4 विषय बड़ी निर्णायक मानी जाती हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। बाकी भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हमें बैकअप प्रदान करती हैं। भाई सीधी सी बात है कि 150 सवाल है, अगर हमने 100 कर लिए तो हमारा प्रीलिम्स निकल जाता है। बहुत कॉमन सी बात है। अब वहां तक पहुंचना मुश्किल तो नहीं है, बस कहीं थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता लगती है। क्योंकि अभी हम जस्ट ऊपर एक इसी बैच में शायद रैंकर चलती थी सुबह में, तो मैं देखा कि उसमें 1800 के आसपास लोग आए। सबका पीटी निकला हुआ है, जिनमें से करीब 800-900 ऐसे हैं जो एक ही बार में निकाल दिए। इसका मतलब है कि बहुत कठिन तो नहीं है, क्योंकि ये 800 कहीं तो आए होंगे और कहीं कहाँ आए हैं, मुसल्लीपुर हाट में घूम रहे हैं वो भी, तो कुछ ना कुछ, यानी वो भी आप जैसे ही समोसा खाते होंगे, आप जैसे ही नीचे पकौड़ा वगैरह सब खाते रहे होंगे। तो जीवन लगभग वैसा ही है, जैसा कि आपका वैसा उनका। बस खाली उन्होंने थोड़ा सा मेहनत की और संकल्पता को मजबूत किया और अपना जो शैक्षिक गतिविधि है उसको रोज के स्तर पर रखा। इस परीक्षा को निकालने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अपनी नियतता को बनाए रखें, मतलब कि रोज काम करें, चाहे 2 ही घंटा करें। इसमें इस परीक्षा का सबसे बड़ा हार्म होता है, नुकसान होता है कि अगर हमने 10 घंटे पढ़ाई की और 12वें दिन हम केवल 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं या छुट्टी निकल गए, तो ये फिर जो 10 दिन पढ़ाई हुई थी वो जीरो हो जाएगी। तो इसमें अंतिम सफलता तक हमें बस ये प्रयास करना है कि रोज के स्तर पर लगे रहना है। थोड़ा बहुत घर वर जाते रहना, मतलब इधर से कसम नहीं खा लेनी है, लेकिन अब किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना कि किसी यहाँ शादी पड़ी, पहुंच गए, मैं आ गया, खलिया टाइप के इंसान। पता चला कि भौजी बीमार हो गई, तो अब उनकी दवाई करा रहे हैं भैया, भैया ये वाले भैया देवर जी, है ना। अब पागला देवर पहुंच गया दवाई कराने, तो फिर नौकरी नहीं निकली। फोन ब्लॉक कर दो। क्या करना है? ब्लॉक करना, किसी से कोई संपर्क नहीं। इस परीक्षा में बड़ी शानदार सी बात है कि इस परीक्षा को आप ऐसे मान के चलना, ये बड़ी सामाजिक नौकरी है। आप एसडीएम बनने जा रहे हो तो आपके पूरे अधिकार क्षेत्र में एक तहसील आती है और धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ता है तो आप 2-3 तहसील भी देख सकते हो, वो आपके प्रमोशन के ऊपर है। और एक तहसील में लगभग 5 से 10 हजार गांव होते हैं। अब उन 5 से 10 हजार गांव को आपको डील करना है, या उससे भी कम, अलग अलग तहसील का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब उन गांव में ग्राम पंचायतें होती हैं और ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान या जो आपके यहाँ वो होते हैं मुखिया, और मुखिया के अलावा सचिव, सेक्रेटरी, और हर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ग्रामीण स्तर पर वही सचिव या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ऐसे बहुत सारे पद हैं जो आपके अंतर्गत काम करते हैं। यानी आपका जो दायित्व है वो बहुत ज्यादा सामाजिक है। गरीब से गरीब व्यक्ति को उत्थान के स्तर पर या उसका उत्थान करना आपका ही कर्तव्य होता है। यदि कोई एक एसडीएम चाहे तो वो बहुत कुछ बदल सकता है अपने क्षेत्र में। तो इतनी सामाजिक नौकरी है कि आपको हर बात जाननी होगी, लेकिन तैयारी के दौरान ये उतनी ही असामाजिक है। यानी कि जब आप नौकरी पाओ तो समाज से जुड़ जाओ, लेकिन जब आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो तो समाज से दूर हो जाओ, एकदम डिस्कनेक्टेड। जो शब्द आता है ना एक, कि पूरी तरह से कनेक्शन तोड़ देना। तो किसी भी रिश्तेदार से हमें बात नहीं करनी, पहली बात तो।
एकदम कसम खा लेनी कि दो ही व्यक्ति हैं, या तो माता या तो पिता। बहुत ज्यादा अगर ऊपर बढ़े तो भाई या बहन, अगर अच्छा है तो। कई बार बड़ी बहन छोटी बहन भी बवाल हो जाता है, उल्टी पुल्टी बात बता देती है। क्या भैया? बेस्ट फ्रेंड, अच्छा, फ्रेंडा है ना? तो नहीं नहीं, फ्रेंड अगर हाँ मतलब काम का है और आपकी सुविधाओं में ध्यान रख रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर नहीं है तो जैसे आपकी पढ़ाई बाधित कर रहा है तो फिर तो किसी काम का नहीं है। अगर पढ़ाई में सहयोग है कि भाई आप मेरे फ्रेंड हो, ऐसा करो कि एक आंसर राइटिंग तुम कर लो, एक हम कर लेते हैं, और आप बात करते हैं, फोन पे डिस्कशन करते हैं, उससे भी थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत भी अगर बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों का रेशियो 70-30 होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो दैट्स गुड। लेकिन अब हमारे हिसाब से ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो नाटक बड़े फलेगा ना कि तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, मैंने फोन किया तुमने 5 बार कर दिया। तो ये सब नाटक थोड़ा सा इस परीक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं है। ये परीक्षा बहुत बहुत ज्यादा महत्व मांगती है अपना। उसको बताना होता है कि प्रिय परीक्षा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बीपीएससी, आपके सिवा मेरा अभी हाल फिलहाल कोई है नहीं, माता पिता हैं। और माता पिता से कितनी लंबी बात होती है, 2, 5, 10 मिनट, उससे अधिक की बात नहीं है। जो आपका टाइमिंग है इतने, हाँ 1 मिनट नहीं, 1 घंटा से अम्मा से बात करो तो मतलब अच्छी बात नहीं है। ऐसी कौन सी बात है कि अम्मा से 1 घंटे से बात करो? हाँ, और फोन पे लड़की रहोगी, हाँ कहाँ बना है, खाना खाए कि नहीं खाए, ये बात है। तो जो काम का है उसको बात करो ना कि मैंने आज पढ़ाई लिखाई कर ली है, हम पूर्णतः स्वस्थ हैं और पूरी तरह से खुश हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप, उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे। और मान लो उनकी तबीयत खराब है, दिन में 3 बार फोन कर लो, वीडियो कॉल कर लो। बट यही होता है जीवन का। तो इस परीक्षा का मायने यही है। बाकी आप स्वतंत्र हो और आप समझदार हो, दाल भात खाते हो, ये जानते हो कि क्या बुरा और क्या भला। भाई रील भी तो चलानी है, तो बात करेंगे 24 घंटे, रील कब चलाएंगे? तो लगभग 2 घंटा रील चलानी है, तो उसका अपना एक एवरेज निकाल के चलना होगा ना। आजकल मैंने देखा है बात करने से ज्यादा एडिक्शन रील चलाने में है। एक जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है वो इसलिए फोन काट देते हैं दोनों एक दूसरे का कि मौका नहीं है, रील चला लेते हैं, रखो फोन। तो ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि यार कम से कम रील चलाएगा तो 4 बात जानकारी तो मिलेगी, उसी में कुछ अच्छी कुछ बुरी जानकारी, लेकिन जानकारियां तो है, वो इंफॉर्मेशन इंक्रीज कर रही है वो। तो लोगों ने स्क्रीन टाइम बढ़ा लिया और अपना जो फिजिकल टाइम है उसे कम किया, अच्छी बात है। लेकिन आपको थोड़ा सा इस पे मैनेज करना है, थोड़ा सा मेंटेन करके। अभी हम सारी बात चर्चा करेंगे इसमें। तो थोड़ा सा ये कोशिश करो जो हमारे छात्राएं हैं कि एकदम क्रूर बन जाओ। क्रूरता जानते हो ना? हाँ, एक आध दो रिश्तेदार को तो पूरा उल्टा पुल्टा बोल दो। मौसी वौसी है ना, बुआ मौसी चाची, कह दो बहुत मारेंगे, लाल कर देंगे मार के, है ना। बुआ फोन है तो बुआ इतना मार देंगे, है ना, कि बेहोश हो जाओगे। और अगर हम वहां आ गए ना तो हाथ वहां तोड़ डालेंगे तुम्हारा। रखो बाय, इतना कर दोगे दोबारा फोन नहीं आएगा। और जब नौकरी पा जाना तो 500 की गड्डी ले जाके बुआ के मुंह पे ऐसे चिपका देना। तो जब वहां से निकलोगे तो बुआ कहेंगे ये बहुत अच्छा आदमी है, मैं पहले हॉकी की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, इसे मेरी एक टांग नकली है, एक टांग। यानी पैसा से सब जीता जा सकता, अंतिम उद्देश्य सभी को मेरी सलाह है, मूल्य ही मजबूत है। 2 का छोड़ के माता पिता को पैसे से नहीं जीत पाओगे। बाकी इस पूरे संसार में कुछ भी प्राप्त करना है तो अंतिम उद्देश्य है पैसा, और उसी के लिए यहां बैठे हो। तो उसकी प्राप्ति के साधन हम करने वाले हैं। हमारा भी इस विषय में एक हिस्सा है इस साधन में, जिसको हम पूरा करेंगे। हम भरोसा दिलाते हैं पूरी ईमानदारी से करेंगे, है ना। तो इस पूरे कार्यक्रम में 2 तरह से कार्यक्रम है। एक तो हम आपको लिखाएंगे, हमारा सभी अध्यापक जितने भी होते हैं उनका एक ही तरीका है कि हम आपको नोट्स बनवाते हैं बाई हैंड। तो कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में उतना समझा नहीं होता, तो कुछ परसेंटेज पीपीटी, जैसे कि डिजीज, तो बीमारी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं बन पाता, कारण कि दांत खाद खुजली पढ़ा के हम कब तक पढ़ाएं। बीमारी पढ़ाई भी जाए तो लेवल की पढ़ाई जाए। अब मान लो निपाह, सार्स, मार्स, इबोला पढ़ाना है तो समझ में आता है। अब हम पढ़ा रहे हैं कि लिखो दाद खुजली, तो
ये समझ नहीं आता, तो उसके लिए हम पीपीटी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितना भी थॉट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हम यहाँ पे लिखा के चलते हैं। फिजिक्स का अपना एक सिनेरियो होता है और केमिस्ट्री का अलग दृष्टिकोण है। तो 3 विषय इस प्रीलिम्स कार्यक्रम में होंगे। लगभग इस पूरे कार्यक्रम में जो निश्चित समय लगता है वो लगता है 40 क्लास बायोलॉजी के लिए, 22 क्लास फिजिक्स के लिए और करीब 15 से 18 क्लास केमिस्ट्री के लिए। टोटल कितने होंगे? 60, 10, 70 यानी 75। अब इसे प्लस माइनस 2 मान के चलना, आज से ये जोड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो 75 क्लास का मतलब कितने महीने? लगभग 2.5 महीने। तो अगर मैं ये हमें नियत रखते हैं, जैसे मामला क्या होता है ना, कई बार बैचेज इधर उधर होती रहती हैं, तो ये होता ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। कारण कि है क्या ना, यहाँ सारे अध्यापक स्थानीय नहीं है, सब दिल्ली से आते हैं। हमारा भी व्यक्तिगत घर है, विवाह हुआ है हमारा, तो सीधी सी बात है, माता पिता हमारे हैं, तो हम 30 दिन लगातार तो यहाँ नहीं रह सकते। हम 20-21 दिन रहते हैं, उसके बाद सीधे निकल जाते हैं। 8-9 दिन अपने घर रहते हैं, गांव या शहर जहां भी जाना होगा, तो उसके बाद फिर आते हैं। तो अब 8-9 दिन आपकी छुट्टी तो हो नहीं सकती, अब मेरी जगह पे कोई और आ जाता है। तो इसलिए चूंकि सारे अध्यापक बाहर से मंगाए गए हैं, आयातित हैं, यहाँ के स्थानीय होते, यहीं घर होता हमारा, तो हम भी संडे को, इसलिए आपको संडे को भी शायद छुट्टी नहीं मिलती होगी, या मिल जाती है अभी तत्कालिक मिल जाती है, क्योंकि अभी ये लोग बहुत नरम दिल के हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका ये समय नजदीक आता रहेगा, वैसे वैसे भी मेंस की क्लास देख लेना, सुबह 8 से रात 8 तक चलती है। तो उनको देख करके देख, बच्ची कह रही कि हमने कहा कि यही खाना लेते आया करो, रोटियां 4 लाई, तो हमने कहा बना के लाई, कि नहीं रोटी खरीदी हूं, अचार घर का है। रोटी शायद बाहर मिलती है खरीदने से, तो हमने कहा कि बनाया करो बेटा। तो कह समय वह कब देते हो बनाने का? 8 बजे कौन सा आटा सान दे हम, है ना। 8 बजे यहाँ क्लास में आना, तो उसके लिए 7 बजे आना होता है। जैसे 8 की क्लास है तो 7 बजे उठ के आना होगा, तो 7 बजे तो ब्रश मंजन ही कर ले तो बड़ी बात है ना। अब उसमें रोटी साने, उसके बाद रोटी बनाए और सब्जी बना के लाए, तो 12 व्यंजन हमारे बस का नहीं है सर। अचार घर से मिला है तो 2 अचार रख लेते हैं, रास्ते में दोपहर में छुट्टी होती है तो यहीं से रोटी साइड से निकाल लेते हैं 3। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और बहुत खुशी भी हुई कि बच्चियां हमारी पढ़ना चाहती हैं, है ना, उन्होंने पढ़ना चुना है। आमतौर पे बड़ा समाज बदमाश भरा हुआ है, तो बच्चियां उतना चुनती नहीं थी पढ़ना, या चुनी नहीं जाती थी। तो दोनों स्तर अच्छा है कि उनका चुनाव भी किया गया घर वालों की तरफ से, और बच्चियों ने स्वतः निर्णय लिया पढ़ने के लिए। और जब यही एसडीएम बन के आती हैं तो दिल बड़ा गदगद होता है ना। मतलब आप तो बनते ही हो, आपका तो अलग बात है, बट वही हाल है ना कि एक बड़ा प्यारी सी कविता कि पापा मुझे किताब मंगा दो, अम्मा मुझे किताब मंगा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। भैया जब पढ़ लिख करके वापस घर को आता है तो मेरा जी भी बड़ा ललचाता है। तो ये कविता बच्चियों पे है, बच्चों पे नहीं है, है ना। क्योंकि वो बच्चा बहुत दिल से जा रहा है, लड़का जो है वो उसका काम ही है कि वंश को आगे बढ़ाओ। बट बच्चियों के साथ आज भी यही समस्या है कि लड़की हुई नहीं कि दुनिया की महिलाएं महिलाओं का ही विरोध करती हैं। आपको पता है, जैसे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मामला है, तो अब भारत के जो गांव हैं उन गांव में बड़ी कॉन्सेप्ट है कि 3 दिन तक आपको किचन में नहीं जाना। और उस विरोध का शुरुआत होता है बड़ी माँ से, मौसी से, नानी से। कभी पुरुष को नहीं पता होता, पुरुष ने विरोध नहीं किया कभी आज तक, महिलाएं ही दूसरे का विरोध कर रही हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे चेंज होगी जब आप ही पढ़ करके बाहर निकलोगे, विज्ञान और तकनीकी जैसी अवधारणाओं का विकास करोगे, मेंटल एबिलिटी का विकास होगा, तो आप समाज को बदलोगे। तो उद्देश्य केवल नौकरी पाना, उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, वो तो यूं ही मिल जा रहा है। आप बस इस व्यवस्था में लगे तो रहिए। उद्देश्य एक मजबूत और सही और सकारात्मक और नैतिक मानव बनकर के आगे बढ़ना है ना। तो जब बच्चियां इस स्तर पर बढ़ेंगी, और आप तो विस्तार कर ही रहे हो, आपका तो सदियों से विस्तार हो रहा है, हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं ना। तो जब ये लोग बढ़ेंगे और साथ ही साथ आप सह अस्तित्व के साथ बढ़ोगे, तो समाज कितना प्यारा होगा। तो ये जो विषय है यानी कि बीपीएससी ने दिया है, ये वाकई में बड़ा शानदार संजोया गया है। आप इतिहास पढ़ते हो, आप इकोनॉमी का पूरा ज्ञान रखते हो, राज्य व्यवस्था जैसे ज्ञानात्मक विषय को आगे बढ़ाते हो, विज्ञान और तकनीकी से अपना जो मेंटल थॉट है उसे बहुत मजबूत करते हो। पहले भारत को सपेरों का देश कहते थे, कहते ये सांप को दूध पिलाते हैं। और समय के साथ एक दौर आया कि भारत ने 2013 में लॉन्च कर दिया मंगलयान।
और देखते देखते 14 में जब हमने मंगलयान सक्सेस किया तो दुनिया के देश ने हमारे लिए रेड कार्पेट बिछाया, लाल कालीन, रेड कार्पेट मतलब सम्मान सूचक। और फिर हमें दुनिया के वो बड़े देश जिन्होंने स्पेस एक्टिविटीज में बड़ा काम किया है, उन्होंने गले से लगाया सम्मान तरीके से। तो एक दौर था कि जब हम बहुत गरीब थे, जब हमारी हालात भोजन के स्तर पर ठीक नहीं थी। ये दौर है कि आज हम दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में शामिल हैं, वो चाहे डीआरडीओ हो या इसरो हो। तो इसका बड़ा कारण है कि बच्चियां और बच्चे दोनों ने मिलकर के कर्मशीलता दिखाई। अग्नि 5 के विकास में ऋतु करधाल का नाम आता है। तो अग्नि 5 के विकास में ऋतु करधाल एक महिला है, और अग्नि के विकास में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है, तो एक पुरुष है। तो दोनों के संयोजन से राष्ट्र की सक्रियता बढ़ी और हमने अंतर महाद्वीपीय मारक क्षमता की बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किया, जिससे हम अमेरिका तक को अपनी निशाने पर ले सकते हैं। वो बात अलग है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा लगा के बदमाशी कर रहा है थोड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी शक्तियां इतनी मजबूत हैं कि दुनिया के देश सम्मान से हमारा भी नाम लेते हैं। जितनी पढ़ाई हम लोग करते हैं, इंडिया के पास आज IRNSS हो चुका है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दुनिया के 6 देशों में है। जापान में जब कभी नेविगेशन सिस्टम पढ़ाया जाता होगा तो उनके टीचर भी एक बात लिखते होंगे कि जापान का क्वासी जेनिथ है तो भारत का नाभिक सिस्टम है। तो जब वो लोग पढ़ते होंगे तो जापान के बच्चे भी सुनते होंगे कि भारत कोई देश है क्या, भारत देश के बारे में जानने के लिए उत्सुकता आती होगी। उसी भारत में हम लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्र की जो क्षमताएं हैं वो विज्ञान और तकनीकी से बढ़ रही हैं। तो इसीलिए ये जो विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बीपीएससी ने रखा हुआ है। ये हमें जनरल साइंस के स्तर पर बेसिक नॉलेज देता है और तकनीकी के स्तर पर आधुनिक ज्ञान प्रदान करता है। जब हम मेंस में प्रवेश करेंगे तो मेंस में जीएस के 2 पेपर हैं। तो जीएस का पेपर जो 2 है, इसमें एक सेगमेंट आता है 72 नंबर का अंकों का, और इस सेगमेंट में जैसे पहले वाले में डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई है, वैसे दूसरे वाले में सेम नंबर के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आपको इसमें करीब 5 प्रश्न आते हैं। ये सब नोट करते रहो, पहली क्लास से एक एक वर्ड नोट करते रहो, है ना। तो कोशिश करो कि जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है फटाफट खींचते चलो, क्योंकि ये ओरिएंटेशन सत्र है। इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस पर तेजी से भागना शुरू करेंगे, है ना। तो आप एकदम इनिशिएट करो, किसी भी तरह कोई ईगो नहीं पालना। आप जिस भी धारा के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको एकदम कोरा कागज और शून्य मान के पढ़ा रहे हैं। हम केवल ये मानते हैं कि आप एक मानव है और वैधिकता का स्तर आपका उचित हो चुका है। तो इसलिए आप भी यही ध्यान रखना कि जो भी है वो हम सीखने आए हैं। हमारा कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, जो है वर्तमान से हमें प्राप्त करना है। तो अब जीएस पेपर में 2 तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो 5 प्रश्न आता है क्रमशः 7 और 8 नंबरों का, और एक आता है केवल 1 प्रश्न, और ये अकेले होता है 36 का। तो इस तरह से आप मुख्य परीक्षा में 72 नंबर का मजबूत इसको प्राप्त करते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो लिखा है ना, ये क्लास के नंबर लिखे हैं। क्लास की संख्या है ये। 40 क्लास बायोलॉजी के होंगे। भाई आप लिखोगे तभी तो क्लेम करोगे कि मास्टर 45 हो गया। लिखे कितने थे? 40। तो ये क्लेम होना ना आपका कि आपने टाइम से नहीं दिया इसे। एक्यूरेसी जरूरी है, साथ ही साथ टाइम पर। तो अगर इन्होंने क्रमबद्ध किया तो लगभग महीना कौन सा चला है? अप्रैल। तो आपको जून को फाइनल कर देंगे हम आपका। और क्रमबद्ध नहीं हुआ
तो आप अपनी क्लास गिनते रहिएगा कि 6 हो गई, 7 हो गई, 12 हो गई, और इसी हिसाब से हम आप लेके चलेंगे। बन गया? तो हमारा प्लान इन्हीं पर है कि हम इन 25 और 26 प्रश्नों में अधिकतम प्रश्न, या अधिकतम, ये कैसे इधर कट जा रहा जाने पे, यहीं पे रहना है, ऐसे ही खड़े रहना है। ठीक, लिख लिए सर जी? हाँ ठीक। तो ये हो गया सबका? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा सिलेबस या पाठ्यक्रम। सिलेबस या पाठ्यक्रम। तो प्रीलिम्स के लिए हम 3 विषय पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, सिलेबस या पाठ्यक्रम। ठीक है, नंबर 1 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। फिजिक्स, और तीसरा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान की। तो लिखिएगा जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान को हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है पढ़ाने के क्रम में। तो आप भी अपनी कॉपी को ऐसे 4 भागों में डिवाइड कीजिएगा। पहला भाग है मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। दूसरा है विशुद्ध जीव विज्ञान। प्योर बायोलॉजी। तीसरा है मानव पोषण व स्वास्थ्य। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। और चौथा हिस्सा है पादप जगत व जंतु जगत। पादप जगत व जंतु जगत। तो 4 खंडों में जीव विज्ञान बटेगा, और दोनों ये चारों खंड कहीं से भी कभी भी पढ़े जा सकते हैं, यानी कि इंटरलिंक तो होते हैं, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है कि आपका एक खंड छूट गया तो आप दूसरा नहीं कनेक्ट कर पाओगे। आप कहीं से किसी भी खंड को उठा सकते हो। क्या बेटा? सेकेंड में क्या लिखा है? विशुद्ध जीव विज्ञान, प्योर बायोलॉजी। विशुद्ध जीव विज्ञान या प्योर बायोलॉजी। तो हम इस पहले खंड की बात करते हैं। लिखिएगा हेडिंग मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी या ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्रयास कीजिएगा अंग्रेजी भाषा भी साथ में लेके चलिएगा, कम से कम हेडिंग जरूर। ठीक है, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान या ह्यूमन फिजियोलॉजी। मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान या ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहला टॉपिक है मानव पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहेगा, ध्यान देना। और रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा लिखिएगा श्वसन तंत्र और कोविड-19, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कोविड-19। श्वसन तंत्र और कोविड-19।
चौथा लिखिएगा मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्व सिस्टम। मानव तंत्रिका तंत्र या ह्यूमन नर्व सिस्टम। और पांचवा है मानव संवेदी अंग या ह्यूमन सेंसोरी ऑर्गन। मानव संवेदी अंग या ह्यूमन सेंसोरी ऑर्गन। इसके बाद लिखिएगा अस्थि तंत्र या स्केलेटल सिस्टम या बोन सिस्टम। अस्थि तंत्र या स्केलेटल सिस्टम या बोन सिस्टम। और इसके बाद है एक्सीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। और लास्ट में है प्रमुख ग्रंथि और हार्मोन, इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड हार्मोन। प्रमुख ग्रंथि और हार्मोन। पाचन तंत्र में हमें मुख्य तौर पर आंत, यकृत व अग्नाशय का अध्ययन करने को मिलता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम रक्त व हृदय के ऊपर आधारित होते हैं। श्वसन तंत्र में हमारा मुख्य फोकस हमारा फेफड़ा होता है। मानव तंत्रिका तंत्र में मुख्य फोकस मानव का मस्तिष्क है। और स्पाइनल कार्ड या मेरु रज्जु होती है। ऐसे जहां पे अपने टॉपिक लिखा है ना उसके आगे पॉइंट बढ़ाते रहना कि हमें इनमें और क्या पढ़ना है। मानव संवेदी अंगों में हमारे पास 5 अंग हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। अस्थि तंत्र में हम सभी छोटी और बड़ी हड्डियों का अध्ययन करते हैं। और अस्थि संधियों का अध्ययन करते हैं। कई बार हमारे पास बोन ज्वाइंट होते हैं, उनका व्यापक अध्ययन होता है। उत्सर्जन तंत्र पूरी तरह से निर्भर है किडनी के ऊपर। वृक्क का पूरा फंक्शन चेक करते हैं। जनन तंत्र में हम नर और मादा तथा अलैंगिक जनन पर ज्यादा फोकस करते हैं। नर और मादा जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन पर बात करते हैं। और ग्रंथि है तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन पर विचार करते हैं। तो वो सबसे पहले जो आपको टाइपिंग था या पीपीटी में था वो टॉपिक था, और उसके भीतर जो आपने लिखा वो माइक्रो एनालिसिस कि हमें इनके अंदर ये पढ़ने को मिलेगा। नर मादा व अलैंगिक जनन प्रक्रिया। आजकल ज्यादा सवाल अलैंगिक से आ रहे हैं। 70 में पूछा गया था कि स्पोर्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं या बीजाणुओं का जनन किस में होता है। वो दौर खत्म हुआ ना कि जब कोई नर और मादा के बारे में पढ़ा करता था और उसको लगता था कि यही है। अब आजकल वो पढ़ते हैं तो उसमें भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पूछेगा, क्लोनिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब हाई एडवांस टेक्नोलॉजी पर बात होती है। वो दौर नहीं रहा कि अब ये विषण है या ये तमाम चीजें, उसका कोई आवश्यकता नहीं है, बस खाली एक नॉलेज के लिए रखता आदमी। चीजें बदली हैं। ये हो गया सबका भैया? पीछे उधर तक भैया क्लियर हो रहा है? कोने पे जो बैठे हो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जरा सी परेशानी होगी बताना मत, मतलब ज्यादा पे बताना, जरा सी पे तो मैनेज हो सकता है ना। हाँ, एसेक्सुअल में बहुत ब्रांचेज हैं, जो आएगा तो विचार कर लेंगे। हो गया सबका भैया? इधर आगे सबका नोट हुआ? ठीक।
अब लिखिएगा पार्ट 2 में, पार्ट 2 अपना दूसरा था ना, हाँ पार्ट 2 था प्योर बायोलॉजी, देखिए पार्ट 2 प्योर बायोलॉजी विशुद्ध जीव विज्ञान, देखिए भाग 2 विशुद्ध जीव विज्ञान। क्या बेटा? ठीक है आप 2 लिख दो, हमने क्या कहा अभी, समझाया क्या, कोई भाग किसी से कनेक्टेड नहीं है, आप अलग अलग पढ़ सकते हो। अब इसमें पीपीटी में 3 लिखा है, हम 2 बोल रहे थे, हम पे भरोसा करो उस पे करोगे, हम पे करो ना, हम साक्षात खड़े हैं सामने। लेकिन भाग 2 और आपने अभी जस्ट लिखा है ना भाग 2 में विशुद्ध जीव विज्ञान, तो अपने ऊपर भरोसा करो। तो इसमें पहला टॉपिक मिलेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, और फिर कोशिका और उतक। तो कोशिका में पूरे कोशिकीय अंगों का अध्ययन करेंगे और उतक में सभी तरह के उतकों का अध्ययन होता है। तो इसमें नंबर आपको 3 ही दिख रहे हैं, तो बट ये है टॉपिक बड़े बड़े, तो संख्या आपको 3 भले ही दिख रही है, बट कोशिका में ही लग जाता है 5-6 घंटे पढ़ाने में। इसको कहते हैं साइटोलॉजी और इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाएगा, उतक विज्ञान को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ब्रैकेट में नाम लिख देना, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो जिनका पूरा हो गया लिखेंगे भाग 3 पार्ट 3। ये सिलेबस लिखाने का उद्देश्य मेरा ये होता है कि आप हमें पूरी तरह से ग्रिप में लो, कि अगर मैं कहीं भी इधर उधर कर रहा हूं तो आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि इसके बाद हमारा ये टॉपिक आना था, कहां गया। दूसरा, आज से ही आप ये क्लियर कर चुके हो कि हमें इस पूरे बायोलॉजी में पढ़ना क्या है। दूसरा, मैंने आपको क्लास का नंबर इसलिए बताया कि आज से आपके मन में आ जाए कि हमारा 39 क्लास रिमेनिंग बच गई है। ये बहुत आवश्यक होता है। पता चला कि पढ़ाए जा रहे हैं ना, आपको पता ना हमको पता है ना। अब हमसे पूछे कब कब, हमें टाइम लगेगा, तो अब ये नहीं है ना कि टाइम लगेगा क्या है आप कब खत्म होगा, हमने क्या अभी टाइम लग जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा ना, पूरी बात बताओ कब लगेगा। वो बच्चे थोड़ी लगे, वो बच्चा बोल रहा था ना उसमें, एक आजकल रील बड़ा फेमस है, वो पूछता है कि पतले कब हो जाओगे, तो कह रहा है अभी टाइम लगेगा टाइम है ना। तो ये बताना आपका दायित्व बनता है ना कि हम कितनी क्लास में। देखो थोड़ा बहुत अगर 40 का है तो 39 भी हो सकती है और 41, लेकिन 45 नहीं हो सकती। अब 40 कह के हम 45 खींच रहे हैं, 55 खींच रहे हैं, तो फिर आप क्लेम करोगे ना, हमें करोगे या संस्थान को जाके बोलोगे कि मास्टर ये बता के चले गए थे, अब देखो हमारे साथ ये मामला हो गया है। तो हो सकता है मैं कुछ रीजन बताऊं, लेकिन ऐसा मैं क्यों करूंगा, इतनी आवश्यकता क्यों है। सब नपा तुला रहता है और आपसे पहले लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इसके लिए परेशान रहना, ये नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। क्या बेटा? अरे मुझे नहीं कह रहे हो, आपसी बातचीत चल रही है, ठीक है। हाँ अब तो परिचित हो गए होंगे ना आप लोग आपस में, तो थोड़ा सा हो जाता है, जैसे टीचर उधर मना नहीं क्या कर रही हो है ना, बिस्कुट लाई हो बिस्कुट, हाँ लाओ दो खाएं शाम को ये नीचे वाली क्लास चलती ना बड़ी वाली, 2 बच्चियां लड़ गई। अब मैंने मेंस की क्लास है और रीजन जानते हो क्या है, उस एक ने दूसरे का 5 रुपए वाला जो नमकीन है उसका आधे का आधा हिस्सा चुपके से खा ली थी, मार धड़ाधड़ मारे जा रही। तो हमने कहा बेटा कितने का नमकीन था, कि 5 रुपए, कितना बचा था, करीब सर रहा होगा एक बार निकालने भर का। हमने कहा 1 रुपया हमसे ले लेना, इतना भी गरीब ना हूं मैं, है ना। तो करिए बात नमकीन की नहीं है सर। हमने कहा तो बात किसकी है, तो करिए बात है कि पूछी नहीं थी ये हमारे झोले से क्यों निकाला गया, मतलब बैग से तो ऐसा मत करना ना, मतलब कोई अगर ले रहा है तो उसे 1 रुपए के लिए क्या ही लड़ना। चले बात लेकिन सही कर रही थी वो, ये बात नमकीन की नहीं है, बात है कि बिना पूछे आप क्यों ले लिए।
अब लिखिए भाग 2 में मानव पोषण और स्वास्थ्य। लिखिए भाग 3। अब सही है, ठीक है। भाग 3 पार्ट 3 मानव पोषण और स्वास्थ्य। इसमें पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ऐसे क्रमबद्ध लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, प्रमुख बीमारियां, टीकाकरण और प्रतिरक्षण। हो गया। ये दोनों हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। लगभग 95% ऊर्जा यहीं से आती है। प्रोटीन कोशिका निर्माण और मरम्मत, कोशिका निर्माण व मरम्मत के लिए कार्य कर रहा है। विटामिन और खनिज दोनों उपापचयी क्रियाओं को मजबूत करते हैं। वह रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करते हैं और रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास और रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करते हैं। जल ही जीवन है, तो जल के आगे कुछ लिख नहीं सकते, वो जीवन है। तो जब चर्चा होगी तो अलग से होगी। हमारे पास मुख्य जो पोषक तत्व हैं यही है जो ऊपर मैंने लिखा है। टोटल नंबर कितने हो गए? 3 और 2 5। जल को पोषक तत्व तो नहीं मानते, बट वो जीवन का मुख्य हिस्सा है। अब खनिज वाला जो जल आता है उसको पोषक तत्व तो मान सकते हैं, जिसको कहते हैं मिनरल वाटर। पढ़ा ना, बिस्लरी, बिलसेरी, बिल्ली सेरी, बिलासरी ऐसा बहुत सारा नाम से आता है मार्केट में। हाँ, मतलब रेलवे स्टेशन के पास जाओगे बिल्ली सेरी मिलेगी, बस अड्डा के पास होगा बिलासेरी मिलेगी, अच्छी दुकान के पास जाओगे तो बिस्लरी मिल जाएगा। तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं ये लोग ऐसा करके। बन गया भैया? तो ये भाग 3 पूरे हुए। कार्ब, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल, रोग और टीकाकरण। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक और चीजों को स्पष्ट करता है हमारे जीवन के। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। उपपचयी क्रियाओं की मजबूती और रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास। अब अंतिम भाग लिखिएगा, भाग 4 आपकी क्लियर है। जिनमें से हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, पादप जगत। भाग 4 में ऐसे पॉइंट डाल देना, पादप जगत और पादपों का वर्गीकरण, ये भी लिख देना। पादप जगत, दूसरा लिखिएगा पादपों का वर्गीकरण। पादप जगत, पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। पादपों का वर्गीकरण।
करण। फिर पादप कार्यकी या इसे कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जड़ को रूट कहते हैं, तने को स्टेम कहते हैं, पत्ती को लीफ, फूल को फ्लावर और फल को फ्रूट कहते हैं। लास्ट में एक छोटा टॉपिक है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। इसके बाद फिर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ते, इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी विषय है मुख्य परीक्षा का। तो यहां तक प्रीलिम्स का मामला था बायोलॉजी का। इसके बाद की बायोलॉजी होती है मुख्य परीक्षा की, जिसे हम कहते हैं जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एक टोटल पाठ्यक्रम या सिलेबस है जो हमारे बीपीएससी में शामिल है जीव विज्ञान के स्तर पर। अनुमानतः प्रश्नों की संख्या आती है 8 से 10, जिनमें से हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि अप्रोक्सीमेट 100% क्वेश्चन हम कर सकें इन केस ऑफ नेगेटिव मार्किंग। बायोलॉजी में हम 100% क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं, इतनी क्षमता हो जाती है। फिजिक्स में 90% क्वेश्चन अचीव कर पाते हैं और केमिस्ट्री में 80% क्वेश्चन अचीव कर पाते हैं। अब आप कहोगे बीच बीच में काट कह रहे हो, इसलिए काट रहे हैं कि वास्तविकता में जीना अच्छा लगता है। अगर 26 या 27 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, मैं स्वयं बैठूंगा तो मैं 24 तक ही कर पाऊंगा, भले ही वो कितने छोटे स्तर के सवाल क्यों ना हो। एग्जाम का प्रेशर होता है, ब्रेन का अपना एक अलग सिनेरियो होता है, ऐसी बहुत सी अवधारणाएं विकसित हो जाती हैं जिससे आप 100% अचीवमेंट नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से उसके लिए हमें पढ़ना भी नहीं होता, क्योंकि अगर 100% का मतलब है 150 में से 150, क्या इसकी नीड है? उत्तर है कदापि नहीं। हमें 100 में 150 में से कितना लाना है? 100। तो इसलिए एक विषय को आप कभी भी 100% एक्यूरेसी के लिए मत पढ़िएगा, तो चाहे कोई विषय हो। हाँ, कुछ विषय छोड़ दे, से पॉलिटी है, तो पॉलिटी चूंकि इतना इजीएस्ट सब्जेक्ट है कि आप केवल संविधान भी पढ़ करके जाओ तो काम बन जाता है। कारण कि वो पूछते कहां से? यहीं से पूछते हैं, भाई अनुच्छेद से पूछ रहे हैं, अंदर पार से इधर उधर करके, तो वो इतना इजीएस्ट है कि काम बन जाएगा। दूसरा, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लाख मेहनत करके चले जाओ, कभी भी 100% क्वेश्चन अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों? एक दो ऐसे उल्टा पुल्टा पूछ लेगा कि उसके बारे में ना तो क्लास में चर्चा हुई है और ना ही बाहर। तो इसलिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कोशिश कीजिए कि हमारा जो रेशियो हो वो 80% का हो, 80% तैयारी हमारी इतनी जा सके। और मेंस के लिए आप 100% काम करो, क्योंकि मेंस में कोई भी इफ वट नहीं है। तो जब हम लोग मेंस पढ़ाते हैं तो वहां पर गारंटी करते हैं कि भाई 100% तक पहुंचेंगे। तो ये ध्यान रखा करो, एकदम ये मत करना, सभी को मेरी सलाह है कि पीछे लग जाना। जैसे पीटी निकलना ना निकलना दो कारण बनते हैं। कुछ छात्र है ना पीछे लग जाते हैं, यार पूरा है, अभी हमारा विषय पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे क्या नहीं पूरा हुआ है? तो कह रहा पादप रोग नहीं पूरा है। ए भाई, सवाल नहीं आता, या एक आया तो नहीं आया तो नहीं आया। तो इसलिए हर विषय के साथ ये जस्टिस कीजिएगा कि कम से कम 5 ईयर के एमसीक्यूज पर अपनी कमांड बनाइए। एक तरीका है कि जैसे आप मुझसे साइंस पढ़ना शुरू किए तो आप पढ़ने से पहले अपनी क्षमता का विकास करिए, क्योंकि हम तक पहुंचना भी तो है आपको। मैं भले ही मान रहा हूं कि आप कोरे कागज हो, जीरो हो, और हम आपको सिखाना शुरू कर दिए, बट आप मेरी बातों को, मेरी शब्दावलियों को पकड़ना है। तो उसका तरीका है कि पहला एनसीईआरटी पर ग्रैप बने, एनसीईआरटी जो साइंस की आती है उस पर हमें पकड़ बनाए,
दूसरा 5 ईयर के एमसीक्यू पर प्लान करें जो बीपीएससी पूछ रहा है। आप अपने अध्यापक को यह कह सको कि सर अब आप ज्यादा जा रहे हो, या आप अपने अध्यापक को यह बोल सको कि इसमें थोड़ा कम लग रहा है। मतलब आप डायरेक्ट बोलते नहीं हो, मैं अच्छी बात है, ये बहुत शानदार बात है, पर अंदर में आप मन में आप ये चर्चा करो यार अध्यापक इसमें थोड़े कम गए, लाओ मैं बढ़ा लेता हूं। इस कैपेबिलिटी के साथ जब तैयारी शुरू हो जाती है तो ही सफलता के पायने स्पष्ट होते हैं। जो छात्र बहुत पीछे पड़ जाते हैं, ये अभी ये पूरा नहीं है, पहले हम विषय पूरा करेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर इसके बाद अपने से पढ़ेंगे, फिर इसका असली बनाएंगे, फिर नकली बनाएंगे, फिर इसके बाद हम टेस्ट देंगे, फिर नटके चलेगा, 4-5 साल लग जाते हैं। और हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। और कुछ आते हैं, काम करते हैं और लेके निकल जाते हैं। तो कोशिश करिए स्मार्ट और शॉर्ट स्टडी पे फोकस करिए कि स्मार्ट अध्ययन करो, कम में काम करो और अंतिम चयन करो कि हमें 26 में से 24 सवाल तक पहुंचना है, और अगर 24 आ रहा है तो 22 तक पहुंचना है। ये बहुत गिरे तो 20, इससे नीचे नहीं, 20 से नीचे नहीं। तो अगर जो कोई एक विषय में 20 पहुंच गया जिसमें 26 क्वेश्चन आए थे, इसका मतलब है कि और विषय भी और मजबूत करेंगे और आप बड़े आराम से 100 तक पहुंच जाओगे। और 100 भी तो नहीं आता, कट ऑफ कहां 100 जाती है, 90 के और 100 के बीच में रहती है, 95, 98, अभी तक 100 नहीं पार कर पाई है। जब कट ऑफ निगेटिव नहीं मार्किंग था तो एक बार गया था 100, आई थिंक 66, या मैं बीपीएससी पढ़ा रहा हूँ 64 नंबर से यहीं पटना में ही। तो जब खान सर बोला लिए तो यहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि एक बार जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, शायद 66 या 65 की बात, 66 की बात, या 67 वाली, हाँ 67 वाली बात, उसमें बड़ा खतरनाक चला गया। मतलब देखते देखते 109 ऐसा कुछ चला गया। लोगों ने कहा कि हाँ, तो लोगों ने कहा यार कहां से बुद्धिमान प्राणी धरती पे जन्म ले चुके हैं कि 150 में 110-12 कर दे रहा है। तो कारण ये था कि थोड़ा एग्जाम भी आगे बढ़ा था। दूसरा, बहुत से विद्वान व्यक्ति होते भी हैं बीपीएससी में, सच्चाई है, बट जब नेगेटिव मार्किंग आ गया तो इसने चीजों को कॉनिसाइज कर दिया कि अब कितना भी कुछ हो जाएगा, 90 और 100 के बीच में कट ऑफ रहेगा। मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, उसके नीचे तो सारे आ जाते हैं। तो यही हमें प्लान करना है कि हम साइंस में अगर 25 आ रहा है तो 23 तक, यानी कि 2 या 3 सवाल को हमें इग्नोर ही करना है कि ये नहीं आया तो मत आए, बट 20 से नीचे नहीं जाना। तो अगर ये प्लान कर लिए और उसके लिए काम कर लिए, मतलब मैं तो 100 के लिए पढ़ाऊंगा, पर असलियत की बात है मैं आके हल्ला कर दूं क्लास में कि जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा, तो फिर हम तो पागला टाइप के इंसान हैं। ये फर्जी की बातें होती हैं। असलियत है कि इस स्तर पर ही काम करो। और उतना मेहनत की आवश्यकता क्यों है? अब 250 बीमारी याद करवा दें और उसमें से एक बीमारी आ जाए और मैं छाती पीटू रे मैंने पढ़ाया तो आया, ये कोई मतलब नहीं है। ये सब फर्जी वाला है ना। 250 बीमारी तुम पढ़ाए हो, इतना मोटी कॉपी किससे भरे हो? बीमारी से। अब बच्चे के ऊपर बर्डन डाल दियो और उसी में से एक ठू आ गई निकल के ऐसे। अब हम मार्केट हल्ला काट रहे हैं कि मैंने बीमारी पढ़ाई थी, देखो आ गई। भाई रे, जब तू सारी बीमारियां पढ़ा ही दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं उसमें, तो आएगी नहीं उसमें से। तो ये वाला यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना रखो, क्रिस्पी चीजों को कॉन्साइज करो। मैं तो अपने बच्चों को जब पूरा हो जाएगा तो मैं तो कहता हूं ये नोट्स मत पढ़ो, इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ पूरी बायोलॉजी को, जो कि लगभग एक कॉपी भरेगी इसमें, लेकिन इस पूरी कॉपी को हमें कन्वर्ट करना है इन 20 पेजेस, पतला सा, कि अगर रिश्तेदारी भी जा रहे हैं तो ऐसे बगल में रख लें और सड़क चलते पढ़ते चलें। थोड़ा सा स्कोप बनाना है पढ़ने का। इधर ना कल्चर थोड़े कम है पढ़ने के। जैसे इधर का जो कल्चर है वो है कि जब तक कमरा नहीं पाएंगे, जब तक कुर्सी मेज या बिस्तर नहीं मिलेगा, तब तक दिमाग नहीं खुलेगा। कहीं भी पढ़ो, यहां बैठे हो क्लास में टीचर नहीं आ रहा है, लो एक बार दोहरा देते हैं इसको, हो गया काम। लास्ट और फाइनल स्टेज पे काम करो। अभी क्या ना, ये सोचते हैं कि एक बार इधर पढ़ लेंगे फिर एक बार बैठ के रिवीजन करेंगे, ऐसा होता नहीं है। कोई आज तक अपने नोट्स का रिवीजन नहीं कर पाया और कोई आज तक लूसेंट से नोट्स नहीं बना पाया। ये सच्चाई है। बड़ी शानदार बुक है, मैं आई अप्रिशिएट एवरी बुक। हमारे संस्थान की बहुत अच्छी किताबें हैं। एक पॉकेट जीके बुक है, बहुत शानदार बुक है, बट अकेले आप नहीं पढ़ पाओगे। 2 दिन पढ़ोगे उसके बाद आपका सांस फूल जाएगा, क्या ही पढ़े इसको। क्यों? क्योंकि ये सब पुस्तकें
खान साहब बैच लेके आए, क्यों लाए? एक पॉकेट जीके का बैच इसलिए लाए कि हम आपको साथ पढ़ाएंगे। आपको मैं चाहूं तो ये बायोलॉजी मात्र 1 हफ्ते में पढ़ा सकता हूं, और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना हम एक 40 क्लास में पढ़ाएंगे, पर फिर आप रो दोगे और हमारा मार्केट गंदा कर दोगे। नहीं, हमें मार्केट भी तो बनानी है। यहां से जाओगे, आवाज की क्लास करके जाओगे, कुछ लोग कहेंगे हे बड़ा हंसा रहा था कुछ लोग कहेंगे हंसा भी रहा था लेकिन बता भी रहा था, कुछ लोग आते ही लिखाना शुरू कर दिया। तो तरह तरह के डेटा माइनिंग शुरू हो जाएगी। दिस इज नोन एज डेटा माइनिंग। कि हमारा ब्रेन है, हम किसी भी व्यक्ति के प्रति, जैसे रिश्तेदार आता है, और रिश्तेदार आया बैठा और कुछ लेंगे, अब इधर उससे पूछे और कुछ लाए, 1 गिलास और पी लो, अब इधर आके पता नहीं कब जाएंगे, फिर इधर आ रहे रुको आज रुको रात, फिर इधर आ रहे लग रहा है रुकेगा यार अगर ये बात वो सुन लेना जिसको ले कह रहे थे, वही उसको हार्ट अटैक मर जाएगा वही। यार ये इतने दो रही एक टाइप के कैसे होते हैं, और रास्ते में जा रहा हो और उसको किसी ने खाली सुना दिया वीडियो, वही फोन टाइप करके कि देखो तुम्हारे बारे में क्या क्या बात हो रही थी, वो रास्ते में सड़क का मिट्टी खा लेगा पकड़ के और मर जाएगा। ये हालात है। इंसान इतना डेटा माइनिंग करता है कि आप किसी को आदर्श मत मानो, नथिंग एल्स, कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसी स्वार्थ लाई करें सब प्रीति और सुर नर मुन जन की हरिति, केवल माता पिता 2 ही हैं ऐसे जो बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं। हम 5,000 रुपए कमाएंगे तो भी हमारी अम्मा खुश है, 5 लाख कमाएंगे तो भी वो खुश हैं। उनसे बता दिया मैं 5 लाख तनख्वाह है तो कहेंगे अच्छा है भैया, फिर बताया मैं 5 लाख से कम हो गई, 5,000 हो गई, ठीक है जी लेंगे। क्योंकि उन्होंने ना हमें उस दौर में पाला है जब उनको ऐसे करके बताना पड़ेगा सुसु कर लो। अम्मा शुरू करते हैं 6 महीने बाद, एल्गोरिदम फिट करती हैं बच्चों में कि शी करके, तो बच्चा कहता है अच्छा कुछ तो करना है फिर वो 1 साल बाद एक्टिव हो जाएगा, पूरा एक्टिव होकर के फिर वो अपने आप जाके नंबर 1 2 जाना शुरू कर देगा। अब कुछ बच्चे नहीं सीखते तो फिर उनके बाद पापा को बुलाया जाता, मारते हैं तड़क से और उसके बाद जब 1 लगेगा तो कहेगा हाँ नाइस एल्गोरिदम कंप्लीटेड यही है। अम्मा बहुत प्यार सिखा रही हैं, रोज बताती हैं बेटा डायपर कितना खरीदेंगे, पैसा लगता है इसका, तो नीचे उतर जाया करो, ज्यादा नहीं बस 4 पैसे नीचे चले जाया करो, बाकी हम संभाल लेंगे। शुरुआत में ही है ना। फिर 1-2 साल बाद हुआ तो बच्चे बोले बेटा इस कमरे से नहीं, सामने वो बाथरूम है उसमें जाया करो, ठीक है पानी मत डालना कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम चले आना बाकी हम संभाल। वो हमारी माँ है, इस स्तर संभाल रही है। और जब उनसे नहीं संभाल तो पापा को बुला लेते हैं, कहते हैं कि इसका एल्गोरिदम सेट नहीं हो रहा है, इसने 2 दिन से ये जो हमारा बिछौना है 2 दिन से गीला कर रखा है, नरक मचा दिया है। तो फिर पापा बुलाते हैं साइड से, एक इधर लगाते हैं सेट, एक इधर सेट, जैसे 2 सेट मिलेगा अगले दिन से रात में 4 बार उठ के बैठेगा, लगता है मुझे कुछ लग रहा है। अब मैं अब रात में क्या हुआ, बच्चे हैं कई बार उनको इतना एल्गोरिथम कमजोर है उनका कि जाते 1 है हो जाता 2 है क्योंकि शुरुआत है अभी उनकी। ऐसा हुआ होगा ये सब गए थे 1 नंबर के लिए बड़ा गड़बड़ हुआ। अब ऐसे खड़े हैं हुआ ये क्या हुआ, इन 2 कुछ कहेंगे नहीं वो, ओके बेटा चलो। तो अब ऐसी महान आत्माओं, ऐसे महान व्यक्तित्व से हम ये उम्मीद कर लें कि उनको बताएं कि हम इतने अमीर हो गए, तुम्हारी अमीरी तुम्हारे पास तक है, ये और संबंधों में चलता है उनमें नहीं चलता। तो ये कहानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब इस क्लास का दूसरा जो, इस सत्र का दूसरा जो कहानी ये है कि हमारे पास कुछ सवाल जवाब होते हैं जो आपकी क्लास से उठाए गए हैं। तो कई बार आप में से कुछ वो सवाल नहीं कर पाते। देखो आज की पढ़ाई बहुत लंबी नहीं है, बस खाली हमने एक सिलेबस होता है, आपके मन में ये सेट कर दिया कि मुझे ये पढ़ना है। तो चूंकि आज हम एक ओरिएंटेशन सेशन ले रहे हैं, तो अगला जो इसका पार्ट 2 है वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं वो आपकी क्लास से हैं, जैसे कि सामान्य विज्ञान तकनीक पर जीवन में क्या बदलाव लाएं।
कुछ लोग सवाल करते हैं कि दिनचर्या क्या हो। अगला सवाल आता है हम किताब कौन सी खरीदें। फिर सवाल आता है नोट्स का मामला कैसे सेट करें, कुछ मैगजीन कैसे पढ़ें, विज्ञान और तकनीकी के लिए समाचार पत्र क्या होना चाहिए, और सोशल मीडिया हैंडल कैसे करें अपनी। तो कुछ सवालों के जवाब हम आपको दे रहे हैं। पहला, दिनचर्या स्वतः के आधार पर होती है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि आप कितने बजे सोते हो, और मैं क्यों जानूं। हो सकता है अगला 2 बजे फोन काटता हो तो आप 2 बजे सोते हो, या हो सकता है पिछला फोन ही ना करता हो, बीच ब्लॉक हो 5 दिन से, तो आप जल्दी सो जाते हैं। या हो सकता है आप स्वतंत्र हैं और उचित जीवन शैली में जा रहे हैं, तो आप 10 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे उठते हो। हर किसी की अपनी जीवन धारा है, और मेरी अंतिम सलाह है कि आप जैसा चला वैसा चलाते रहो, बहुत उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि चीजें सही जा रही हैं, जाने दीजिए। अगर आपको लग रहा है चीजें गलत जा रही हैं, लौट आइए। किसी से बहुत मोह पालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी अस्थाई नहीं होता, यह सच्चाई है ना। तो कुछ भी अस्थाई नहीं है तो उसके पीछे भागने से कोई मतलब। हाँ, बस एक दिनचर्या में एक ध्यान रखिएगा कि लचीलापन होना चाहिए। छात्रों में ये बड़ी समस्या है कि वो दिनचर्या को बहुत कठिन कर लेते हैं। एकदम बड़ा सा पर्चा लगा के चिपका देंगे, 8 बजे ब्रश करना है, 9 बजे मंजन करना है, 10 बजे बात करनी है, ऐसा लिखता है। 11 बजे खाना बनाना है, 12 बजे भोजन करना है, 1 से लेकर 3 तक आराम, 3 से 5 उठ करके बाहर देखना है, 5 से 6 बजे सब्जी लाने जाना है, 6 से 7 बजे घर बात करनी है, 7 से 8 बजे आईपीएल देखना है, 8 से 9 बजे फिर खाना बनाना है। यार पढ़ने वाला नहीं यार कहीं ये ना आया कि पढ़ना कब है। मतलब पढ़ाई करना है, मतलब ये भी करना है, बट ये कभी भी कोई पूरा आज तक हमारी नजर में कर नहीं पाया। इसलिए एक इसका तरीका है कि रात्रि को सोते समय आप डेली टारगेट करिए कि नेक्स्ट डे का हमें क्या करना है। नेक्स्ट डे वो आता है ना कलर वाली स्टिप पट्टियां कागज की, एक पट्टी उखाड़ो। मैं अपना जो अप्लाई करता हूं, मुझे भी पढ़ना ही होता है ना। हमारी अम्मा कहती हैं भैया ऐसी नौकरी तलाश लिए हो कि तुम्हें घर आने के बाद भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि यहां से जाने के बाद भी हमें काम करना होता है। तो हम कहे हाँ अम्मा ऐसा तो है। हम अपनी माता जी को अम्मा कहते हैं, हो सकता कई लोग कहते होंगे। तो ऐसा है कि हमने ऐसी जॉब पकड़ी, पर अम्मा जब आगे हजारों लोग बैठते हैं तो फिर लगता है कि आपने बहुत अच्छा हमें लालन पालन किया है, तो ही मैं ऐसा कर पा रहा हूं। इसलिए अम्मा जो भी है बहुत अच्छा है, बस हम दोनों खुश रहें पर्याप्त है। तो इस तरह के वार्तालाप। तो इसका अर्थ है कि हमें कोशिश करना है कि डेली टारगेट करना है और उसी पट्टी पर अगले दिन का प्लान लिख लेना है कि भाई अगले दिन क्या करना है। फिर भी इतना फ्लेक्सिबल रखो कि अगर आपने उस पट्टी पर 4 प्लान लिखा है कि 4 काम हमें तारीख 12 को करने, 11 को करने, और आप नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को दंड के स्वरूप पर केवल इतना करो कि उस पट्टी पर जाके क्रॉस का निशान लगा दो और पट्टी चिपकी रहने दो। इससे क्या होगा, आप पर मेंटल प्रेशर आता है कि यार देखो 4 बात कहे थे और चारों हमने क्या किया, नहीं किया, बड़ा बदमाश हूं मैं। और चेहरा देख लो अपना शीशे में, क्या मैं वाकई बदमाश हूं तो उससे कहो चेहरे से हाँ यार मैं बदमाश हूं बस काम खत्म। अंतिम उद्देश्य मुस्कुराना है, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए। मतलब इतना कहने के बाद बस क्या करना है, हल्का सा मुस्कुराना। बस यही जीवन है। किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना। पढ़ाई हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, क्योंकि होने ही तो आए हैं। अगर इतने पागला होते तो कहीं जाके नौकरी करे तो सूरत में। कुछ तो कारण है कि यहां आए हैं, और कारण यही कि नौकरी लेके जाएंगे। आज नहीं पढ़े कल पढ़ के दिखाएंगे, बस दिखाएंगे। तो जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं। आप मुझे 1 घंटे सुनते हुए हो गया, आपको लग रहा होगा कि आगामी 2 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। हम इतना चेंज कर देंगे आपको ना कि लोग कहेंगे तुम तो बड़े बदले बदले दिखाई देते हो आजकल है ना। अगर वो कह दिए तो कह देना ये तुम्हें बदला हुआ दिखाई दे रहा हूं, तो ये सच्चाई है कि मैं बदल चुका हूं और बदल गया हूं
कोशिश करो कि तुम भी बदल जाओ, है ना। बदल जाओगे तो मैचिंग ठीक रहेगी, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा, है ना। खैर, पुस्तक के नाम पे केवल एक पुस्तक है और वो है NCERT। सवाल आता है कौन सी क्लास, तो 6 to 12। जनरल साइंस है ना ये, केवल 10 तक। बाकी मैं किस लिए हूं, हमारा भी तो कुछ रोल होना चाहिए ना। तो जहां हूं मैं संभालने के, आप ना पढ़ो तब भी संभाल ले जाएंगे, पर ये इसलिए है कि मेंस लिखवाना है आपको। प्री के लिए NCERT नहीं पढ़नी, किसके लिए पढ़नी है, मेंस के लिए पढ़नी है। पढ़ करके हमारा थॉट डेवलप होता है, इसलिए पढ़ानी है। दूसरा, नोट्स ध्यान देना। इसके अलावा एक पुस्तक और संस्थान में आती है, इन्होंने भी जस्ट निकाला है, PYQ की, मोटी सी है, आप इनसे मांगना। तो अच्छा ले लियो। ये इसलिए होना आवश्यक होता है कि आप पेपर का स्वरूप जानते रहो। कभी बैठो, खाली बैठो तो पलट के देखते रहो कि साइंस में, जैसे आज जाना तो 70 नंबर और 69 नंबर का BPSC का क्वेश्चन देखना, हाँ ये वाले देखना, जो दिखाना, मैं एक बार प्रचार कर देता हूं भैया, ये पुस्तिका है ना, और इसे ही खरीदना है और बहुत कंपल्सरी है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑनलाइन वालों भैया आपसे भी सलाह है कि ऐसा कर लेना, इसको खरीद लेना। आप PYQ का बुक देखो, पूछ रहा है, बताओ ये एक पुस्तक है, इसको लेना है, ठीक भैया। आपके पास नहीं होगी, इसके अलावा और कोई किताब किसी प्रकाशन की नहीं लेनी, समझ गए। यही क्या लेना है, ठीक, थैंक यू। तो अब ये 2 पुस्तकें ही हो गई, पर्याप्त हैं। इसके अलावा एक आध शायद संस्थान दिया होगा आपको, साइंस की भी दिया है, पढ़ते तो हो नहीं हाँ हाँ हाँ, दिखाना सब लेके आई, और कुछ लाए हो है ना, कटलेट वगैरह 2 खा ले चलिए, ये सारा सुविधा लेके आए भैया। एक किताब ये दी संस्थान आपको, अंग्रेज, इनको नहीं मिलता, ऑनलाइन शायद खरीदना पड़ता होगा। इनकी फीस भी तो कम है, कितना, और आपकी 3 गुना कम ज्यादा है ना। तो भैया ये किताब है, ये मतलब आपको ऑनलाइन KGS स्टोर पे जाके लेना होगा, तो आप इसे भी ले सकते हो। ये आपको सहायक की भूमिका में रहेगी। कई बार आप मान लो नहीं आए या आए तो कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो इसमें जाके देख लो। तो ये ध्यान रखना है आगे। थैंक यू, वेलकम। अब आगे है नोट्स, ध्यान देना। नोट्स के लिए आप पूरी तरह से क्लास पर निर्भर रहेंगे। बस प्रयास करिए कि ये सेल्फ मेड होने चाहिए, कोई भी आदमी मत रखना लिखने के लिए। अरे हुआ ऐसा, एक बिटिया दूसरे को लिखवा रही थी और उसने कहा सर 500 रुपए मेरा उधार ली है और बोली है कि उसके बदले नोट्स लिख के दे देंगे। हमने कहा बड़े बिजनेसमैन आदमी है ना, इतना खतरनाक कैसे हो जाते हो तुम लोग। ऐसा नहीं करना, ठीक है, अपने आप से लिखना है। उधार लियो तो उधार वापस ले लो तरह तरह के लोग मिलते हैं, हाँ, है ना, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो सेल्फ मेड होना चाहिए। दूसरा, क्लास नोट्स बनाते समय प्रयास करिए कि अगर आप एक्स्ट्रा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मैंने आपको हार्ट पढ़ाया तो आपको लग रहा है कि मैंने जो पढ़ाया वो सफिशिएंट है या नहीं है। दूसरा, मैंने जो पढ़ाया उसमें करेक्शन या इनकरेक्शन है या नहीं है। तो आपको मेरे हिसाब से रिसर्च और डेवलपमेंट करने का पूरा अधिकार है और मुझसे वार्तालाप करने का पूरा अधिकार है। मैं प्रयास करता हूं कि 99.99% चीजें सही रहें, ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत कम रखे जाएं। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप घर जाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। एक्स्ट्रा कुछ बातें आपको लग रही है इसमें ऐड ऑन करना है, आप स्वतंत्र हैं, करिए, है ना। मतलब ऐसा होता है, लोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। अगला सवाल है पत्रिका या मैगजीन, तो इसमें जगह नहीं तो अगले में बता लेते हैं। साइंस की तैयारी करते समय हमें कुछ पत्रिकाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें आउट ऑफ बॉक्स काम करना होता है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सबको एक बॉक्स के अंदर पढ़ा रहे हैं। ये मैं खड़ा हूं,
और ये आप बैठे हो। हमारा ज्ञान इस बॉक्स के अंदर ही निकल रहा है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान को कहीं बाहर से लेकर के आ रहे हो तो ये आउट ऑफ बॉक्स है और इसको आना होता है। तो ये पत्रिका का साधन है। एक पत्रिका आती है विज्ञान प्रगति, ये सरकारी पत्रिका है, CSIR वाले निकालते हैं। और इकलौती विज्ञान पत्रिका आती। कितने लोग पढ़ते हैं इससे पहले इसे? 1 2 3, इधर बच्चियों में 2 इधर है, ठीक है 3। बाकी देखो तो बहुत कम जनसंख्या है। इसका मतलब है या तो ज्ञान नहीं रहा होगा या तो आपने उसको मौका नहीं दिया। अभी जाना, आज से ही किसी किताब की दुकान पर पूछना कि भैया विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका है। जब उसको लेंगे तो उसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं जो आपके ज्ञान का संवर्धन करते हैं। आपको पता है कि खान सर ने ये जो मुहिम निकाली कि BPSC ओपन फॉर ऑल, कि सभी के लिए हम ओपन करेंगे इसे। पहले इसका फीस बड़ा महंगा था ना, ₹1,00,000 देना मतलब बहुत कठिन काम तो नहीं है, पर घर वाले उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। कारण कि हमारे अम्मा बाबू को पता ही नहीं था। अभी तक क्या था ना, जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो दरोगा, पुलिस या सेना, रेलवेज, ऐसी नौकरियों के लिए ज्यादा प्रेफरेंस प्रोवाइड कराते। कारण कि इतना दूर तक सोचना थोड़ा डर लगता था कि यार वो होगा है नहीं तो क्या ही करें। तो ये जो नौकरी है ना, ये एलिट क्लास की बन जाती थी। और एलिट क्लास आपसे लड़ाई पता कैसे करता है? जो एलिट क्लास मतलब जिसके घर में, यहां पे भी किसी घर में SDM है? नहीं, नथिंग। किसी घर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, DM, IS? अच्छा, मतलब आपके घर मतलब माता पिता या भाई बहन की बात कर रहा हूं, और ताऊ की बात मत करना। घर का मतलब माता पिता भाई बहन। अंकल जी के अंकल से कोई मतलब नहीं है, कोई सहायता नहीं करता, समझ रहे हो? ये और बदमाश होते हैं। अगर किसी घर में आपके ऐसा कोई दूर का रिश्तेदार है जो अच्छे पद पर है, वो आज जान गया कि तुम कोचिंग करने आ गए हो उसी के बराबर के लिए, तो पहली बात तो उसका हृदय सूख जाएगा। यार अपनी पत्नी से बताएगा, अरे उनका लड़का गया है खान सर के यहाँ तैयारी करने, तो पत्नी सलाह देंगे ऐसे, मतलब आपसे में बातचीत कर रहे हैं तो उसको कोई मतलब नहीं। ये नहीं, देखो कितनी अच्छी बात है, यहां पर कोई भी प्रशासनिक एलिट वर्ग का व्यक्ति नहीं बैठा है। यह है खान सर की सफलता, है ना? अभी यही मैं दिल्ली में हाथ उठवा दूं तो दिल्ली में 10% IAS के घर के बच्चे बैठे हैं कोचिंगों में। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज है कि कोचिंग करनी है। बट यहां पर इतने मासूम घरे से लोग आए हैं ना, अम्मा को पता ही नहीं होगा। ए अम्मा, BPSC की तैयारी, एक आए थे बेचारे पिछली बार सिलेक्शन लेके, तो पूछे, कह रहे हमारी अम्मा को इतना पता है कि हम अधिकारी बन गए, और ये नहीं पता होता कि हम कौन से अधिकारी बने हैं, कहां से बने हैं, क्या होगा, बस अधिकारी बन गए हैं। तो पूछे काव बन गया अधिकारी में, तो बताएं कुछ बन गया है ना? जो नौकरी बड़ी नौकरी है वो। तो इतना ज्यादा मासूम घरों से आए हैं। और सोचो यहां से जब सिलेक्शन लेके जाओगे ना, तो अपनी 7 पीढ़ियों को तार दोगे। जो पीढ़ियां आई ना, दादा पिताजी ऊपर से बैठ के देख रहे हैं और कहेंगे यार क्या काम किया इस बच्चे ने। इस नौकरी की बात है। इसलिए हम वाकई में, मतलब ये नहीं कि मैं इनके यहाँ पढ़ा रहा हूं तो गुणगान कर रहा हूं, ये सच्चाई है कि मुझे पढ़ाते 10-12 साल हो गए, कई सारे संस्थान हुए, पर इस व्यक्ति ने वाकई में उस पॉइंट को टच किया जहां पर कोई सोच नहीं रहा था, एकदम घुमा दिया ऐसे। मैं पटना में ही लाखों रुपए वाली कोचिंग पढ़ाता था, उसमें भी देखता था एलिट वर्ग मिलते थे। तो बड़ी बात है कि आप परिवर्तित हो रहे हो। तो लोग टक्कर आपसे इसलिए लेते हैं कि जब वो बच्चा उनका 6th क्लास में रहता है ना, तो ही उसको वो विज्ञान प्रगति, योजना, कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाएं प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बस पढ़ते रहो। 6 क्लास में तो हम लोग पेड़ पे चढ़ के नाच रहे थे, है ना? एक डाल से दूसरी डाल कूद रहे हैं।
है ना, तालाब में भैंस निकाल रहे, निघाट हाट, मैं निकल ना रही भैंसिया। और उसके बाद भैंस बहुत बदमाश होती हैं, हल घुस जाती है, निकलती नहीं है, उसको को निकाल। ऐसे करती है। अब उसके बाद बाहर से ले और मान लो फेंक के मारे ईंटा ऊंटा से उसको छोटा टुकड़ा, फिर करे अब वो निकलेगी अपने मन से, तब तक हम भी बैठे हैं। अब हमारा कैरियर सोचो कहां जा रहा है। अब उसी के पैरेलल में एलीट क्लास वाला लड़का क्या लेके बैठा है, योजना कुरुक्षेत्र। वो वहां पढ़ रहा है कि बुफेलो बुफेलो माने भैंस। और हम बुफेलो लेके चल, बुफेलो पीठ भर गए, बुफेलो बुफेलो माने भैंस। बड़ा अंतर है दोनों में, है ना, इतना ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तरफ हम बहुत मजबूत हैं, देख लो विदाउट एसी क्लास है। कारण जानते हो क्या है? हमें पता है कि हमारी ऑडियंस कभी एसी दिखी ही नहीं है, मतलब देखी तो है ही, यूज नहीं की। ऐसा मसला इतना गरीब। हमें पता है कि आपको इसकी आदत, इसके बिना भी जिया जा। हमने लगाया है बोल नोट पे एसी लगे, लेकिन फीस 15 से 20 कर दी। फीस 15 क्यों किया गया? क्योंकि 5 कम कर दिया गया, बिकॉज एसी फ्री क्लास। क्योंकि हमें पता है कि इसमें आया एक एक बच्चा घर में, कई बार मैंने देखा है गांव में कि टिन की वो लगी है सेड, और उसी में पंखा लगा दिया है, उसमें जो लोहे का एंगल आता है उसी में पंखा फिट कर दिया है, उसके लिए अलग से कोई सिस्टम नहीं है। और पूरे परिवार में केवल एक कूलर है, और कई बार नहीं भी है गांव में, वहां से निकल के लोग यहाँ आके बैठे हैं। तो खान सर से कभी एक बार खाली हम लोग इतना चर्चा कर देते हैं कि सर इस बार फीस बढ़ा दें, 2 दिन मुंह से नहीं बोलते, मतलब 2 दिन ऐसे निकल जाए। हाँ हाँ ना और कम करेंगे, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि कैसे कम किया जाए इसको। तो ये बड़ी बात है कि इस स्तर पर ये सोचते हैं। आप वहां पे हैं तो इसलिए बदमाशी कोई चांस नहीं बनते। तो अब हमें ना ये पत्रिका लेनी है। दूसरा भैया, एक योजना आती है और एक आती है कुरुक्षेत्र। ये दोनों सरकारी पत्रिकाएं हैं। ये राज्य और राष्ट्र सरकार की योजनाओं के बारे में टॉपिक बताती हैं, या उनसे जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट है तो उसके बारे में लेख आते हैं। कम से कम आप जिस साल मेंस देने जा रहे हो उससे पहले 18 महीने की पत्रिकाएं पढ़नी होती हैं। जैसे इस महीने शुरू करोगे, मेंस आते आते 18 महीने लग जाएंगे या उससे भी कम, बट एटलीस्ट 12 से 18 महीने की पत्रिका का कलेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप मेंस में मौलिक विकास नहीं करेंगे तब तक क्लासरूम से कुछ होने वाला नहीं है। हम क्योंकि सबको पढ़ाएंगे ना बराबर, और सब वही लिख के अगर बड़ा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हर कोई जब इन पत्रिकाओं का अध्ययन करेगा तो अपने ब्रेन का डेवलपमेंट करेगा। इससे आपको पता क्या लगेगा, शुरुआत में खरीदोगे पता नहीं क्या बता दिए, समझ ही नहीं आता हमारे। मत पढ़ो, बस लेके रख लो। जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा ना आपका मैच्योरिटी पीरियड, वैसे वैसे उसकी असलियत समझ में आएगी कि ये मामला क्या था। तो ये 3 पत्रिकाएं हैं। बाकी जो ऐच्छिक हैं, जिनके पास और पैसा बचता होगा, ये शायद आती है 75 रुपए पर मंथ, ये आती है 22 रुपए पर मंथ, ये आती है 22 रुपए पर मंथ। वो आपको पैसा कम करके देता होगा ना, मतलब 2 रुपए इसलिए कम कर देता है कि उसका मार्जिन बच जाता होगा। आप नॉर्मल लोगे तो 22 का मिलेगा। कई बार ये 30 रुपए भी हो जाती है, यानी कि 150 में काम अपना बन जा रहा। 3 दिन की सब्जी स्किप करनी है। कितने दिन की? 3 दिन नमक चावल खा लेना है या अचार चावल खा लेना है, बट इधर आना है। समझ गए? ठीक। ऐच्छिक जिनके पास पैसा हो और लगता है कि पैसा है हमारे पास, तो एक आती है इंडिया टुडे, इसे पढ़ा जा सकता है। ये साप्ताहिक आती है, लगभग आती है 7 चौके 28, 280 रुपए पर मंथ। तो अब मान लो आप समाचार पत्र नहीं खरीद रहे हो तो आप इसको ले सकते हो, और समाचार पत्र ले रहे हो तो आप इसे एक काम करो, दुकान पे जाओ, खड़े खड़े पढ़ के भागाओ। ऐसा लोग करता है, नहीं फोटो नहीं लेना। ना आपको पता है दुकान कौन खोलता है? ये जो जितनी भी कंप्लीट दुकान है वो पहले तैयारी कर चुका हुआ बंदा होता है, और जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो कभी मना नहीं करेगा। वो आपको समझ जाता है ये बंदा केवल पढ़ने आया है।
ऐसे ही है, लोग कर रहे हैं ऐसा, है ना? क्या भैया? अच्छा, ये ऐसे ही कर रहा है। हाँ, नाइस, गुड, बहुत अच्छी आइडिया। जाओ, अब ऐसे अगर देखो, कमरे पे मत बैठना बहुत ज्यादा। एक तो अभी आपके पास कितने बजे आते हो आप लोग? 1 बजे आ रहे हो, और फिर 4 बजे निकल जाओगे, या 5 तक जो भी होगा। तो जो भी समय बचे, हफ्ते में 2-3 दिन आप ऐसी दुकानों का चक्कर मारो जहां पे किताबें बिकती हैं। कोई काम नहीं है, बस खाली जाओ, ऐसे उसे देखो, पलटो, पलट के फिर रख दो, 1-2 आर्टिकल्स उठाओ, इतना स्पीड अपनी मेंटेन कर लो कि ऐसे स्कैन कर लो उसको। और ये करने वाले हैं ऐसे लोग। तो जब लोग करें तो आप में क्या कमी है? भगवान ने सारी शक्तियां विकसित करी हैं, बस खाली उनको और ज्यादा मांझना है। मैं इससे ये नहीं करूंगा आप गरीबी में जी रहे हो, ये सब तरीके होते हैं निकालने के। ये भी जीवन में जब आप किसी को अपना संघर्ष बताओगे तो क्या बताओगे? अगरबत्ती की रोशनी पड़ रहे थे, ऐसा तो होता नहीं है। तो यही बताओगे ना कि भाई मेरे पास कम पैसा था तो मैं दुकानों पे खड़ा होकर के क्या कर लेता था। मैटर इस, मैं आज तक ये करता हूं, इतना पैसा है मेरे पास, मतलब इतना पैसा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई है कि मैं आज भी जाके दुकान पे पढ़ के निकल लेता हूँ दुकान और दुकानदार देखा एकदम हमारा फोटो पे, है ना? क्योंकि मुझे तो साइंस टेक से मतलब है, हम आगे पूरी किताब क्यों खरीदेंगे? साइंस टेक के 4 पेज में आपने लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया? दुकानदार उधर बिजी है, हो गया, लेके निकल आए। क्यों पैसा लगाऊंगा उधर में? तो ये तरीके हैं। दूसरा, अगला जो सवाल आपका पूछा गया था वो था समाचार पत्र के न्यूज़पेपर कौन से पढ़ लें। तो देखो, न्यूज़पेपर का एक ही तरीका है और वो है द हिंदू। लेकिन हमारे सामने जो बैठी है ऑडियंस ये हिंदी, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं ना। मैं आपको जाना है ऐप पर, क्योंकि फिजिकल तो अवेलेबल है नहीं है और है भी तो महंगा है। ऐप पर जाकर के इनका 1 ईयर का यूपीएससी वाला सब्सक्रिप्शन लेना है। 2 आते हैं, अलग अलग आते हैं। एक आता है नॉर्मल ऑडियंस के लिए, एक आता है यूपीएससी वालों के लिए। तो मेरे हिसाब से 1200-1300 रुपए साल भर का आता है। लेकिन मैं उनको बोल रहा हूं जिनको वाकई में नौकरी लेनी है भाई, जिनको लगता है कि अगली साल लेंगे तो अगली साल ले लेना आप, जिनको लग रहा है कि इसी बार पीटी निकालना है, इसी बार हमें क्या करना है, मेंस भी लेना है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर जब आप मोबाइल फोन से सर्च करते हो ना www. तो यहां पर 3 डॉट बने रहते हैं कोने पर, 1 2 3। इसको क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेट टू हिंदी। ट्रांसलेट कर लो आराम से, हिंदी में पढ़ डालो। शुरुआत के 1-2 महीने आपकी आदत बहुत खराब रहेगी, खाली फोटो देखोगे बस। क्या देखोगे? फोटो। अच्छी फोटो काट लोगे, स्क्रीनशॉट रखोगे, बुरी फोटो देख के निकल जाओगे। 2 महीने बाद आप हेडिंग पढ़ना शुरू कर दोगे, ऊपर वाली मोटी वाली, और उसके 1-2 महीने बाद आप अंदर में अच्छे से ज्ञान हासिल करना शुरू कर दोगे। अब मैं आपसे इसका सलाह क्यों दे रहा हूं? इसकी सलाह इसलिए दे रहा हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से पीटी तो नहीं निकलता, पर मेंस लिखने की क्षमता विकसित हो जाती है। सारा खेल यार मेंस की तरफ ले जाना है, पीटी केवल नाटक है। बस थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, सारी शक्तियों का विकास किधर करना है? मेंस, है ना? तो इसलिए एकमात्र पेपर की सलाह मेरी है। बाकी अगर आप हिंदी में कोई भी ले रहे हो, राज्य स्तर का पेपर, तो आप लेते रहो और आराम से उसे पढ़ते रहो, बस ज्यादा समय मत लगाओ। ध्यान देना, पेपर के लिए मात्र कितने समय? ओनली 30 मिनट, नॉट एक्सीड डेली। अगर आप इससे ज्यादा समय लगा रहे हो तो किसी काम का समय नहीं है वो, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला एक सवाल है, कौन सा रह गया? अब सोशल मीडिया, बड़ा जरूरी सवाल है ये। तो अब आज के दौर को हम कहते हैं द इरा ऑफ वेब 2.0, फ्रॉम 2004 टू 2025 प्लस ये इरा चल रही है। 2004 से शुरू हुआ था ये, और आते आते कितना लग गया? 25। अब ये चल ही रहा है।
इस इरा में बहुत सारे सोशल मीडिया सिस्टम हमारे पास आए। हमने बहुत सारे फोटो शेयरिंग साइट्स देखी, जैसे इंस्टाग्राम। यहां पे हम क्या अपलोड करते हैं? फोटो। हमने बहुत सारे माइक्रो ब्लॉगिंग देखा, जैसे एक्स और थ्रेड। हम सुना है? एक्स मतलब ट्विटर, और थ्रेड एक नया आया है इंस्टाग्राम वालों का। हमने बहुत सारे वीडियो शेयरिंग साइट्स देखे, जैसे यूट्यूब, जो कि हम मल्टीपल टाइम यूजर हैं यूट्यूब के। तो अब इनका इस्तेमाल करना, देखो जिस दौर में हो, अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप सोशल मीडिया ना यूज करो तो आपको मूर्ख बना रहा है। हमें अधिक से अधिक सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना है, बशर्ते ये ध्यान रखना है कि कितना और कब और कहां। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हम फोन पे लगे हैं, ये नहीं। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि इधर करवट लिए लिए थक गए तो इधर हो गए। ऐसा होता है कि रील खत्म होती है नहीं, मन भरता है नहीं, बेचारा अंगूठा कहता है कि अब अगर चला दिए तो हम मर जाएंगे खुद ही, तो हमें मारने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हमें उस समय बंद करना पड़ेगा। तो अपना एक लिमिट स्कोप डाल दीजिए। तो इसलिए अब इसमें ना कोई ऐसा लिमिट स्कोप है नहीं बेसिकली, कि कोई कहे कि हम आधा घंटा चलाएंगे, कोई कहे 1 घंटा हम अपना रील चला के काम चला लेंगे। आई थिंक ऐसा कोई कसौटी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर अपना काम बन रहा है, जो हमने रात को टारगेट लिया था ना उस पीली पर्ची पर, यदि वो हमारा काम बन रहा है, और दूसरा यदि मेरी इच्छा कर रही है कि हमें रील चलाना है, तो आपको चलाना चाहिए। जैसे रील चलाने के अच्छे अच्छे समय आपको बता दे रहा हूं। सुबह थोड़े कम चलाओ, रात को भोजन करने के बाद जाओ सोने जाओ तो रील चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन करते समय आप कोई वीडियो चला के रख लो। देखो, वो कहना कि भोजन करते समय वीडियो नहीं देखना चाहिए, बाथरूम में जाके वीडियो नहीं देखना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। आप बाथरूम में बैठे हो तो भी चलाओ, बस साफ सुथरा बाथरूम हो तो। अब ऐसा नहीं कि एकदम गंदौड़ा सा बाथरूम है कि जरा सा अगर चूके तो नीचे फिर है ना, फिर उस फोन को देखने की इच्छा नहीं करेगी। फिर मतलब कहने का से कि एक तरीका होता है ना, जिससे लोग हल्ला काटता है। भाई जो व्यवहारिक है उसकी बात करो। अगर जिसकी हैबिट है, आदत है बाथरूम में मोबाइल चलाने की, उससे आप रोक के दिखा दो। जैसे खैनी खाने के बाद उतरती है वैसे उनके साथ ये समस्या है। अगर बाथरूम, मैंने देखा है लिटरली, मोबाइल अगर 0% चार्ज है, ऐसे कर रहा है, और मोबाइल चार्ज में लगाया है, कितना परसेंट हो गया? 3%। निकाल के जाएगा, इतने में तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। उनको अगर मैं प्रवचन दूं, मोबाइल नहीं चलाना। एक जगह में गया, एक बड़े प्रवचन करता मिले हमें, कह रहे मैं अपने घर के बच्चों को मोबाइल बाथरूम में नहीं ले जाने देता, मोबाइल बाथरूम जो मोबाइल फ्री है हमारा। उन्होंने कहा हमें रोक के दिखाओ है ना। उसका बच्चों लेके जाएगा, वो खाली नाटकबाजी है। तो ठीक है, जो हो रहा है वो दैट्स इट, गुड है, सबको पता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बाहर की हवा दूषित है, मत जाओ, मानोगे? यही बात ये है कि बाथरूम मोबाइल चलाने से हानिकारक बैक्टीरिया और हानिकारक जर्म्स उसमें आ जाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लिखाऊंगा मैं भी यही, पर सच्चाई क्या है उसको उसूल करो ना। बाहर की हवा दूषित है, जाना बंद कर दोगे? मिल्क में मिलावट है, दूध में मिलावट है, पीना बंद कर दें, मर जाएं? वही पिएंगे ना, धीरे धीरे मरेंगे। अचानक मरने से क्या मतलब है? मर तो हर कोई रहा है। इसलिए जो व्यवहार है वो व्यवहार है। मेरी बातों से ये बात आपको स्पष्ट है कि फ्लेक्सिबल लाइफ, हार्ड और रिजिड लाइफ नहीं, जो है वो है, बस इसमें हम करके दिखा देंगे। तो ध्यान ये रखना है। तो अब आपको कोशिश करनी है ना, जैसे एक काम करना कि जैसे राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार का जितना भी इनका ऑफिशियल वेबसाइट है,
या इनके ऑफिशियल हैंडल हैं, इनको आप क्या करो, लाइक कर लो या फॉलो कर लो। अब जैसे सीएम कार्यालय या साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ है, राष्ट्रीय स्तर पर पीएमओ है, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, राजमार्ग परिवहन मंत्रालय, इनके एक्स पर जाओ, इनको फॉलो करने से क्या होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे बनाते हैं शॉर्ट्स या फोटो डालते रहते हैं, उसमें क्या रहता है, योजनाओं के बारे में रहता है कि हम कौन सा प्लान लेके आ रहे हैं। तो जब आप स्क्रॉल तो करना है अपन को, ऐसा तो बिना स्क्रॉल के काम चलेगा नहीं, तो स्क्रॉल करें तो हेल्दी स्क्रॉलिंग है ना, उसमें वो महिला ना आए जो विगत पिछले महीनों से परेशान की थी। हमारी स्क्रॉलिंग ऐसी हो कि अगर 4 लोग के सामने भी मैसेज कर रहे हैं तो झेपना ना पड़े कि ये चौथा वाला रील क्या आया दिखाओ और उसको आदमी ऐसे करता है, जैसे मान लो ऐसी कोई रील आ गई जो आम 4 लोग नहीं देख सकते, तो देख रहे हो बड़ा हॉट लगता है, और फिर लगता है कि इतना तेज सरकाएं इसको कि दोबारा कभी जन्म में आए, और अंदर अंदर मन कर रहा है कि इसको दोबारा तो पाएंगे नहीं। तो ये जो दुनिया है, तो हेल्दी स्क्रॉलिंग रखेंगे तो 4 लोगों के सामने बैठ सकते हैं, नॉलेज गेन होगा हमारे पास, तो पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो एक काम करना चाहिए कि बीबीसी हिंदी और एक आता है DW हिंदी और एक है KGS, तीनों के यूट्यूब हैंडल पे जांच करते रहना चाहिए कि इस पे क्या पढ़ाया जा रहा है। बीबीसी हिंदी का एक समाचार आता है खबर दिन भर, तो दिन भर की खबर है, किसी और मीडिया पे जाना नहीं है, आराम से लगाओ, पॉडकास्ट होते हैं इनके, सोमवार से शुक्रवार चलते हैं, शनिवार संडे सब छुट्टी रहती है, आराम से दिन भर का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर सुन के काम निपट गया। DW पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज आती रहती हैं। तीसरा एक तरीका है, वो है संसद टीवी, आप संसद टीवी के सभी तरह के कार्यक्रमों को देख सकते हैं, जब मौका लगे आप वो चला दें। चौथा तरीका है वो है मनोरंजन। मनोरंजन 2 तरह का है, एक है नॉर्मल, एक है क्लासी। यदि आपके पास पैसा है तो आप नॉर्मल विदाउट पेड यूट्यूब में फिल्में देख सकते हैं, सामान्य भोजपुरी गाने सुन सकते हैं, मतलब जो बहुत परेशान ना करें। देखो एनर्जी तो आती है, वो सच्चाई है, उसके लिए कोई दो राय नहीं, वाइब्स है अपनी, उसके म्यूजिक, उसके जो टर्म्स हैं, उनको सुनने के बाद ना भी पढ़ने का मन हो तो पढ़ने का इच्छा कर जाता है। तो मैं एकदम क्लियर वे में तो इसे खारिज नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि उन्हीं गानों का ही चयन करें जो उचित हो। बहुत ज्यादा ऐसे गाने अगर सुनेंगे तो थॉट ऐसे विकसित हो जाती है कि किसी भी जगह पे आप नुकसान पहुंचा सकते हो अपना। दूसरा, आप हिंदी फिल्मों जो भी आप देख रहे हैं देखिए, अगर आप क्लासिक हैं, थोड़ा पैसा वैसा है, तो आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम है ना, इन सब पे जा सकते हो, तो थोड़ा फिल्में देखने में समय बिताइए, क्योंकि 24 घंटा कोई पढ़ता ओढ़ता नहीं है। कोशिश करो कि फ्री की फिल्में मत देखो, यानी कि टेलीग्राम जैसी कोई व्यवस्था मत अपनाओ। एक चैनल है टेलीग्राम करे कोई आता है, तो उस पर सारी फिल्में मिल जाती हैं। आसपास की चीजों से अवेयर रहना होता है तो देखना पड़ता है ना। अब कोई फिल्म पे ही बता रहा है, उसका एग्जाम्पल दे रहा है, हम ऐसे खड़े हैं, और उसने कहा बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, तो हमने ना तो बसंती को देखा ना ही कुत्तों को देखा, हम अनायास ऐसे अपने गांव कुत्तों का इमेज अंदर ला रहे हैं, हमारे गांव कुत्ते ऐसे होते हैं, तो कोई बसंती भी होती होगी तो जो नाचती होगी कुत्तों के सामने। तो इतना देखना पड़ता है क्योंकि हम बहुत सामाजिक स्तर पे काम कर रहे हैं। तो ये है सोशल मीडिया का हैंडल। बच्चियों को सलाह है कि आप जब सोशल मीडिया चलाओ तो लॉक करके रखा करो, है ना, प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन आता है, क्योंकि आजकल डीप फेक के जमाने में बड़ा डर लगता है। दूसरा, आपका डीप फेक नहीं बनेगा क्योंकि आप इतने महान हस्ती नहीं हो कि आपसे डीप फेक बना के कोई क्या ही करेगा, पैसा लगता है डीप फेक बनाने में, उन्हीं का बनता है जो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, हमारा भी नहीं बनेगा, वो नेता, राजनेता, अभिनेता का बनता है ना। डीप फेक बनाने में 5 रुपया नहीं लगता, बहुत हाई पावर चाहिए, है ना। एडवर्सियल जनरेटिव नेटवर्क की आवश्यकता होती है, और सच टाइप ऑफ एडवर्सियल जनरेटिव नेटवर्क इज वेरी कॉस्टली। तो बहुत कॉस्टली है, तो उन्हीं का बनेगा जिनको उन्हें बदनाम करना है।
हमारे साथ सिक्योरिटी का थ्रेट यही है, ये जो छुटकर पुटकर टाइप के लोग होते हैं कि महिला का नाम सुने नहीं कि पागल हो जाते हैं तुरंत, उनसे बचना है। तो अब ये लोग कहीं भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दिया करो, अपना प्रोफाइल लॉक रखो, उसी को फॉलो अप या उसी को अपने अंदर आने दो जो ईमानदार व्यक्ति हो, पुरुष या महिला कोई भी हो, घर का कोई परिचित हो। रिश्तेदार को भी थोड़ा सा फिल्टर कर लेना है ना, अच्छे नहीं होते सारे, कुछ होते हैं जो गलत निगाहों से रखते हैं। दूसरा वो आता है व्हाट्सएप का प्रोफाइल, पीछे स्टेटस वगैरह, उसमें डाल के जलाते रहा करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ रिश्तेदार बात कभी नहीं करेंगे, अब पहले व्यूअर वही होते हैं, जीवन में बात नहीं किए, आप फोटो डाल के देखो और व्यू चेक करो तो फंस जाते हैं, नाम आ जाता है उनका, तो पहला व्यू रहता है, वो झांक रहे होते हैं, है ना, हमारी स्टॉकिंग करते रहते हैं, इसको बोलते हैं ऑनलाइन स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग कर रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है कि हम कहां जा रहे हैं, कौन सी फोटो डाले, किस स्तर पर काम किए, तो इनसे बचना है। तो थोड़ा सा ये ध्यान दो, बाकी हर सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बना के रखो, ठीक है। ये मत कहना आज के बाद से कि मैं तो ये नहीं चलाती, सारे पे रहो, बस इतना ज्ञान रखो कि क्या बुरा क्या भला, कौन कब कैसे, ठीक है, इतना पता है। तो लगभग सारी बातें हो गई हैं। अब सवाल आता है कि मुख्य परीक्षा के लिए अभी से क्या करें, आज से एक काम करिएगा कि PYQ मेंस आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर या टिल 5 ईयर, 5 सालों तक का मेंस का PYQ केवल नोट करना है, लिखना नहीं है, मतलब उसका आंसर नहीं करनी, केवल क्या करना है, केवल क्वेश्चन नोट करना है और उसके बारे में समझना है कि आखिर ये सवाल पूछे क्यों गए। अभी तक हो सकता है बहुत से लोग या 50% लोग ना तो कभी यहां गए होंगे, ना कभी साइंस टे के सवालों से मुलाकात किए होंगे, कर लिए हो। कितने लोग हैं जो कर लिए, ईमानदारी से बताना, हम कौन सा जान, देख रहे हो ये रेशियो बड़ा कम है, 10% ही है, देखे हो बस खाली। 90% लोग अभी मिलने नहीं गए क्योंकि वो जान रहे थे कि मास्टर आएगा तो कहेगा तो मिल लेंगे, तो हमने कह दिया अब आज जाना, किताब है तो अच्छी बात, नहीं तो मोबाइल से सर्च कर लेना ऐसे कि 69th BPSC मेंस GS2 PDF सर्च, ऐसा कर लोगे तो बहुत सारी वेबसाइट पर इनके PDF पड़े हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर लो, या यहां नहीं है तो सीधे आयोग की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा, वहां से निकाल कर किसी दुकान से प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने पास रख लो और देखो कि सवाल कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला काम आज से ये करना है। दूसरा एक हमारा काम है कि हम प्रत्येक 10 दिन पर अभी एक आंसर राइटिंग का प्लान करते हैं। हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आप उस पर रिसर्च करके लाते हैं। तो ये हम हर क्लास में करते हैं, तो आपकी भी क्लास में करते रहेंगे। बस 10 दिन में एक लिखिए तो कम से कम महीने में 3 हो जाएगा, 2 महीने में 7-8 आप कर लोगे, और जब मेंस के लिए आओगे तो कम से कम इतना विचारधारा बन चुकी होगी कि कुछ तो लिखा जा ही सकता है। तो एक तरीका यह है। दूसरा PYQ है। तीसरे स्तर पर आप करेंगे कि जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा, इस मुद्दे पर आप कम से कम 100 शब्द में लिखने की कोशिश करेंगे। अब चयन आपको करना है कि अभी हाल फिलहाल में खबरों में क्या है। वो मुद्दा कुछ भी हो सकता है, IPL से लेकर के और डायर भेड़िया के निर्माण तक अभी खबरों में रहा है ना। तो कुछ भी ऐसी खबर आए समाचार पत्र में जो लगे कि यार ये तो ठीक है, इस पे कुछ लिखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, तो इस पे लिख लो बैठ करके कि इसके लाभ हानि क्या होने वाले हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर सोचने की और राइटिंग करने की प्रैक्टिस बनती रहती है। ठीक है, तो ये मेंस के लिए अभी से इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बस अगला एक सवाल आया था कि प्री में अच्छे अंक लाने के लिए क्या करना
क्या ही हो, खासकर मतलब वही बात हो रही है विज्ञान की। पहला तरीका है भैया कि 100% क्लास नोट्स सेल्फ मेड होने चाहिए। ये पहला तरीका है। देखना, ये आप जब प्री नहीं निकालोगे ना तो मैं यही आपको दिखा देता हूं। इस बार आए कई लोग कि सर प्री नहीं निकला, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा था। हमने कहा रुको भैया, इसको जरा देखना, क्या इन सभी पहलुओं पर आप खरे उतरे थे? कह रहे सर इसमें 2 तो नहीं हो पाया था। तो हमने कहां से निकलेगा प्री? पहलुओं पे खरे उतरना है। शायद इसको तो आप कर ही ले जाओगे, हो जाएगा। ठीक। दूसरा, 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है। तीसरा, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। चौथा, शॉर्ट नोट्स ऑफ NCERT एंड क्लास नोट्स। ये 4 तरीके हैं जिन्हें अगर हम कर ले गए तो फिर साइंस में नंबर कम नहीं होगा, ये किसी विषय में। अब इसमें हम कहां पर हैं? शायद हमारा रोल इसमें है, बिना मेरे क्लास नोट्स बनेगा नहीं। इसमें हमारा रोल नहीं है। ये पुस्तिका जो हमने दिखाया उसको या आप किसी भी तरीके से ढूंढ सकते हो। टॉपिक वाइज MCQ में हमारा ही रोल पूरी तरह से, हमने लगभग 2000 के आसपास टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रखे हैं। ये जो 40 क्लास है उसी में ये भी शामिल है। जैसे हम कुछ पढ़ा के निपटते हैं वैसे ही एक दिन हम नहीं आते। जैसे कल शनिवार है तो कल तो अवकाश है आपका, वैसे तो शनिवार के दिन हम एक टेस्ट रख देते हैं। अब आज कुछ पढ़ाया नहीं हो तो कल कैसे रख सकता हूं? बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि क्या ही रख दिया इन्होंने। तो जब हम कुछ पढ़ा लेते हैं तो शनिवार का दिन तय कर लेते हैं कि हम तो आते नहीं, इन लोगों से बोल देते हैं, आप आ जाते हो तो आपका टेस्ट पूरा हो जाता है। इससे क्या होगा कि ये वो MCQ है जो बाजार में उपलब्ध नहीं है, मतलब कि जो मार्केट में आती किताबें उनकी इतर ये बातें हैं। तो यहां भी हमारा रोल है। यहां हमारा कोई रोल नहीं है। किस पर? NCERT का शॉर्ट नोट्स और क्लास का शॉर्ट नोट्स। बस हम आपको तरीका बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बना लो, बनाना आपको है। तो शायद हमारा रोल कहां पे आया? 50% हमारा रोल है, जो कि तुलनात्मक तरीके से 70% है, और 30% आपका है। अगर ये कर ले गए तो काम बन जाएगा। अगला एक सवाल है कि व्हाट टू डू फॉर NCERT। NCERT के लिए हम क्या करें? क्योंकि आप अकेले पढ़ रहे हो, हमने बोल दिया मैं तो जानता नहीं NCERT। तो तरीका ये निकालो कि बाजार से कुछ इस मुखपृष्ठ से जुड़ी हुई NCERT खरीदो। बाजार में ना अलग अलग तरह की NCERT पता नहीं क्यों आ गई है। आपको लेना है सरकारी वाली। ऐसे ही मार्केट में इस मुखपृष्ठ से हिंदी और अंग्रेजी से मिलेंगी। सर आप शायद UPSC की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बता रहे हैं। अरे पागलवा, कनवा लाल कर देंगे हम, बता देने दिमाग हमारा खराब करोगे तो। सर अब नहीं हो रहा है, ये सब ठीक है भैया। शायद आप गलत सोच रहे हो, है ना? शायद आप भूल गए BPSC क्लास में बैठे हो भैया। सर डे 1 में कितने हावर पढ़ना चाहिए? मिनिमम मैक्सिमम जितना आपका शरीर गवाही दे। अब यही है इसका तरीका। मैंने तो पहले ही बता दिया, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। ब्रो सर पढ़ा दिए हैं। सर ओल्ड NCERT की न्यू। सर ऑनलाइन कैसे लाल करोगे, मैं तो इतना दूर बैठा हूं। सर आप पहले दूरदर्शन में थे क्या? हाँ, मेरी भाषा से थोड़ा आपको लगेगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में जो आकाशवाणी लखनऊ है, तो वहां पे मैं विज्ञान और तकनीकी देखता हूं उनका। तो मैं पिछले 7-8 सालों से हूं, तो उस भाषा का थोड़ा सा असर कर जाता है क्लास में।
तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेरी भाषा कई बार बड़ी उस तरह से निकलती है जैसे समाचार वाले निकालते हैं, तो वो प्रशिक्षण का असर है। तो चूंकि वहां पर हिंदी शब्दों का बहुत सटीक उच्चारण करना होता है, तो ओल्ड एनसीईआरटी ने सारी बात बता रहे हैं भैया, है ना। आइए देखा जाए। तो साइंस की इन किताबों को पढ़ने का तरीका निकालिएगा, कोशिश करिएगा कि क्लास के साथ, यानी कि हमारे पास टोटल 5 एनसीईआरटी हैं, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी है, सारी एक साथ खरीदनी है, एक साथ खरीदें। हाँ मतलब, और ध्यान देना, किसी पीडीएफ के भरोसे मत रहना। कुछ चालाक बैठे इधर, वो कहें क्यों खरीदेंगे जब फ्री में पीडीएफ है इसका, तो सरकार ने फ्री में दे रखा है ना इसको पीडीएफ। नहीं, बुक लेनी है, सारी एक साथ लेनी है, चाहे पैसा कहीं से उधार लेना पड़े। शायद 5 आएंगी तो 500 रुपए लग जाएंगे, तो बजट थोड़ा सा डिसमिस करेगा, बट अगले महीने ले लेना, लेकिन पिछड़ जाओगे फिर। कोशिश करो तब तक पीडीएफ चला लो, जब तक पैसा नहीं है तब तक क्या कर लो, पीडीएफ से काम चला लो, जब पैसा आएगा तत्काल खरीद लेना। ये अपने ही है। हाँ चलिए, तो 6, 7, 8, 9 में अब क्या करना है, जैसे आपकी कल से शुरू हो रही है बायोलॉजी, तो अब आपको केवल एनसीईआरटी किसके लिए पढ़नी है, बायोलॉजी के लिए। होता क्या है ना कि एक किताब में, जैसे एक किताब है ना, इसी में बायो, इसी में फिजिक्स और इसी में सारे टॉपिक दे रहते हैं। तो चूंकि उनको क्लास पढ़ानी है ना, और हमको उसी से निकालना है अपने लिए काम, तो एक काम करिए कि एनसीईआरटी आप उठाइए और सारी एक साथ 6, 7, 8, 9, 10, और आप बायोलॉजी में पार्ट 1, और पार्ट 1 में टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, दिखा, मानव पाचन तंत्र। अब आप जाना और इनमें 6 में, 7th में, 8th में, 9th में और 10th में पहला पेज जब पलटोगे तो लिखा होता है विषय सूची, देखे हो। तो विषय सूची में आपको टॉपिक के नाम दिए रहते हैं, तो उस विषय सूची को सारे को खोलना और खोल करके ढूंढना कि किस क्लास में ये मानव पाचन तंत्र दिया गया है। तो आपको 7th और 10th में शायद मिलेगा, जहां तक मुझे पता है, भूल गया हूं तो अच्छी बात है। तो आप 7th या 10th में हो सकता है पाओ, तो बस कुछ नहीं करना, इस क्लास में आने से पहले एक बार सरसी निगाह में पढ़ लेना है, और जब मैं आपको पढ़ा दूं मानव पाचन तंत्र, तो उसी को समझते हुए जाके एनसीईआरटी से एक 7 नोट्स बना लेना है। अब जिस दिन हमारी बायोलॉजी समाप्त होगी उसी दिन आपकी एनसीईआरटी भी फाइनल हो जाएगी। किसके लिए, बायो के लिए। अलग से ना तो एफर्ट करना पड़ा और ना ही अलग से कोई हमने पॉइंट बनाए, बस खाली घर पर गए, 1-2 महीना हमने 1-2 घंटे हमने ज्यादा काम कर लिए। अब ऐसी जब फिजिक्स शुरू होगा तो फिजिक्स के टॉपिक ढूंढ लेना, केमिस्ट्री शुरू होगा तो केमिस्ट्री के टॉपिक ढूंढ लेना, और हमारे इस सिलेबस के साथ साथ आपका एनसीईआरटी का सिलेबस भी निकल गया, अलग से वेट नहीं करना पड़ा। तो ये एक तरीका है जिसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो जहां तक मुझे पता है, एक और है कि विज्ञान और तकनीकी परीक्षा में क्या ना करें, जितना बताया उतना कर लो, बाकी कुछ ना करो, है ना। करने का मतलब ये है कि विज्ञान में और किसी भी किताब को नहीं खरीदना, किताबें नहीं लेनी। दूसरा, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल नहीं आता। चौथा, किसी भी तरह का ना तो फार्मूला आता है और ना ही कोई सूत्र याद करना है, कोई फार्मूला नहीं आता भाई, नहीं आता। जब बता रहे हैं तो भरोसा करो, नहीं जाओ खुद रटो फिर। और तीसरा, किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना, ठीक। ये केवल जो आप पढ़ने आए हो ये सामान्य विज्ञान है, और ये सामान्य विज्ञान
सभी के लिए। मतलब इतना इजी है ये कि जितना आपको समझ में आएगा उतना आपकी अम्मा को भी आएगा। अगर दोनों लोग बैठ के वीडियो देख रहे हो तो हमारा अंतिम लक्ष्य होता है आप, आपकी माता जी या आपका छोटा भाई बहन साथ में बैठा हो तो वो भी कह रहा कि यार मजा ला दे रहा है मास्टर, एकदम बीच बीच में ऐसा मारता है छौका, एकदम पागल कर देता है एकदम से। और दूसरा नॉलेज एक्वायर है एकदम कि ऐसा नॉलेज मेंटेन करो, क्योंकि हर किसी को ज्ञान की आवश्यकता है ना, ऐसा कोई है नहीं जो ज्ञान नहीं चाहिए। तो ये है विज्ञान, इसमें आप भले ही पहले से कभी कुछ ना पढ़े हो, बेहद आसान है। तो हमारा जो आज का सत्र था वो लगभग पूरा हो गया। तो अब हम शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अब आपके पास लगभग 10 मिनट है। किसी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो। एकदम शांति बना के रखिएगा, एक एक व्यक्ति उठेगा। क्या बेटा? अच्छा, नई की पुरानी जो बाजार में मिल जाए, नई मिल जाए नई पढ़िए, पुरानी इजी है। देखो प्रयास करो कि कोरोना से पहले वाली एनसीईआरटी मिल जाए तो ज्यादा अच्छी है, 2019 वाली एनसीईआरटी, ठीक है। कोविड के बाद 30% रिड्यूस कर दिया गया, बाकी वो ना मिले जो है सो पर्याप्त है। और कोई सवाल इस पक्ष से? किसी के सवाल है? अभी तत्काल में सोचा नहीं है, सोच के बताना। इधर भैया पुरुषों की तरफ से कोई सवाल आते बताओ। इस तरफ से किसी के सवाल हैं? अब बड़ा मुश्किल है कि इतनी भरी क्लास में खड़े हो गए भाई, बड़ा बेइज्जत हो जाएगा। हाँ कहो भैया बताओ। तो आपको आगे आना पड़ेगा, लेकिन यहां वहां से हम सुन नहीं पाएंगे ना। हाँ 10 मिनट आपकी इसलिए है कि इसके बाद आप फिर ऐसा मौका नहीं पाओगे, मतलब पाओगे जरूर लेकिन ये क्लास नहीं मिलेगी, फिर हम सीधे टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो बाकी जो लोग ऑनलाइन है भैया आप पूछ सकते हो। क्या चीज? सॉलिड स्टेट से? हाँ अब देखो ऐसा कोई केमिस्ट्री का स्पेसिफिक हमारे पास है नहीं, तो जो सिलेबस है वो हम पढ़ा ही देंगे, जितना एनसीईआरटी में उतना आप पढ़ लीजिए। और 12th नहीं पढ़ना ना, 10th की पढ़ने अपन को। ठीक, मैंने क्या कहा था बेटा? शांत बैठने के लिए कहा था ना। देखो हम जितने मजेदार इंसान है ना, अचानक इतना भयंकर दंड देते हैं कि पूरी क्लास में फिर दोबारा मुंह दिखाने लायक नहीं होता आदमी। ऐसे लड़कों खड़ के इधर मुंह कर देखो ये वही हैं। अब इतनी लड़कियों के बीच में आपको खड़ा कर दे भाई साहब, मतलब आप तो अच्छे इंसान हो, लेकिन सोचो किसी खड़ा कर दे और कह देंगे इनके ऊपर हंसो, बच्चों से क्या कहें कि इनके ऊपर हंसो, तो कितना बड़ा गर्व कर लगेगा। या भरी क्लास में आपको उठा के बाहर करवा दें, तो ऐसा मत करो, बहुत स्ट्रिक्ट। जब मैं हंसूं तो आपको हंसना है, ठीक। मैं पूरा एकदम एक्यूरेट लिख के आता हूं किस पॉइंट पर आपको हंसाना है, किस पॉइंट पर आपको शांत करना है, मुझे सब पता रहता है। तो इसलिए एकदम अनुशासन बहुत मान्य है। तो क्या अब मैं ये मानूं कि आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं आ सकता? बड़ी गरीबी है सवालों की, कोई सवाल नहीं बन पा रहे हैं। हाँ जी, नहीं नहीं सब तो बता, फिर भी इसके अलावा भी कुछ हो सकता है ना। चलिए तो अब समय कितना हो गया? हाँ लगभग हो गया है। अभी 3 मिनट और हम वेट कर रहे हैं, जिनके पास सवाल हो कर लो। हाँ जी कहो। हाँ पढ़ा हुआ याद? अरे यार किसको याद रहता है? पढ़ा हुआ याद नहीं तो आया हुआ धन चला जाता है ना। बैठो, जितना याद हो पाए याद करो, और नहीं याद हो तो मुस्कुराओ कि ये तो याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब कोई मतलब का नहीं है, सब पढ़ना है। रिवीजन क्या करना है? रिवीजन, प्रेशर लाओ, ब्रेन पर प्रेशर दो, खाली बैठने से नहीं होगा काम। तो आज के लिए फिर अब कार्यक्रम को बंद कर रहे हैं और कल से फिर शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
देखो जो यहाँ नहीं पूछ पाए हैं, यदि नीचे मैं बैठूंगा, अगर मान लो यहाँ थोड़ा सा लग रहा हो भय था, तो आप नीचे पूछ सकते हो।